स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जैसा कि मैंने बताया कि सारे बोर्ड के बच्चे बिहार से, यूपी से, राजस्थान से, एमपी से, छत्तीसगढ़ से, उत्तराखंड से, सभी के लिए अपना कंटेंट सॉलिड है। चलिए देखिए टॉपिक कहां से स्टार्ट हो बेटा, टॉपिक आज यहां से मैं पूछूं आपसे, अगर 1 मीटर स्क्वायर में n इलेक्ट्रॉन है, कितने बेटा n इलेक्ट्रॉन है, तुमसे पूछेंगे 2 मीटर स्क्वायर में कितने होंगे, तो तुम कहोगे सर 2n इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर पूछेंगे 3 मीटर स्क्वायर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तुम कहोगे सर 3n होंगे। क्यों? क्योंकि अगर एक चीज की प्राइस पता चल गई, एक पेन की प्राइस अगर 5 रुपए पता चल गई है, तो मुझे 10 पेन की अगर प्राइस निकालनी होगी, तो मैं तो क्या होता है धारा घनत्व। अब मेरी बात को और ध्यान से सुनिए, धारा घनत्व के बारे में आप कैसे दिखाएंगे। मान लीजिए ये आपके पास कोई चालक है, ये कोई चालक है, इस चालक पे कोई बिंदु, मान लीजिए आपने कोई बिंदु बना लिया, यहां कोई बिंदु बना लिया, यहां बिंदु बना लिया। अब इस बिंदु से पास होने वाली लंबवत करंट जो होगी, यानी इस बिंदु से पास होने वाली जो लंबवत करंट की दिशा होगी, इधर होगी, इसे क्या बोला जाएगा, धारा घनत्व के बोलेंगे। क्या बोलेंगे? धारा घनत्व। किसी चालक पर किसी बिंदु पर, किसी चालक के भीतर किसी बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल से हम लोग करंट, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा में आज सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। दूसरे वाले लेक्चर में क्या चीज खास होगी, मैंने कल के लेक्चर में आप लोगों को जितनी भी चीजें बताई हैं, आई होप कि वो सारी चीजें आपको याद होंगी। अनुगमन वेग क्या होता है, अपवाह वेग क्या होता है, किसे हम लोग श्रांति काल बोलते हैं, माध्य मुक्त पथ क्या होता है, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने आपको कल के लेक्चर में सिखा दी हैं, और आई होप कि ये सारी चीजें आपको क्लियर भी होंगी। आपको अगर कोई डाउट होगा तो आप वीडियोस को देखिएगा। चीजें इतनी कठिन नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएंगी, मैंने समझाने का पूरा प्रयास किया और चीजें आपको समझ में आएंगी भी। चलिए क्लास 12th के लिए हिंदी मीडियम वैद्युत धारा करंट इलेक्ट्रिसिटी हमारा तीसरा चैप्टर है। टाइम हो चुका है, 100 में 100 की पूरी तैयारी है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जैसा कि मैंने बताया कि सारे बोर्ड के बच्चे बिहार से, यूपी से, राजस्थान से, एमपी से, छत्तीसगढ़ से, उत्तराखंड से, सभी के लिए अपना कंटेंट सॉलिड है। चलिए देखिए टॉपिक कहां से स्टार्ट होगा बेटा, टॉपिक आज यहां शुरू होगी। टॉपिक आज यहां से शुरू होगी कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग या अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में क्या संबंध होता है। मतलब हमको बताना क्या है, मतलब बताना यह है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह या अनुगमन का मतलब होता है, अपवाह या अनुगमन का मतलब होता है वीडी। अपवाह या अनुगमन वेग को किससे दिखाते हैं, वीडी से दिखाते हैं, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। किससे दिखाता है बेटा, ड्रिफ्ट। क्या बोलते हैं इसको, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अपवाह वेग या अनुगमन वेग को हम दिखाते वीडी से हैं, तो हमको एक संबंध चाहिए जो वीडी में हो और वैद्युत धारा मतलब कि आई में हो। तो आपको आई और वीडी के बीच का एक फॉर्मूला निकालना है। कई फॉर्मूले हैं, देखिएगा कई ऐसे फॉर्मूले आपको दिखेंगे जो आपके एग्जाम में कई बार आपसे पूछे जाएंगे। कई ऐसे फॉर्मूले होंगे, छोटे छोटे कई ऐसे संबंध होंगे, जैसे आई के बीच में, वीडी के बीच में। आगे धारा घन तो पढ़ाऊंगा, उसमें कई फॉर्मूले निकल के आ जाएंगे। तो कई ऐसे फॉर्मूले रहेंगे, ठीक है। चलिए, विवेक प्रताप सिंह भी क्लास में आ चुके हैं। कई ऐसे फॉर्मूले होंगे जो आपको याद रखने हैं, जो आपको परीक्षा में डेरिवेशन में पूछे जाएंगे। तो याद रखिएगा कौन सा डेरिवेशन आपसे पूछा गया है, ये मायने करता है किसमें किसमें वो संबंध है। चलिए देखिए, अभी हमारा संबंध वैद्युत धारा में और अपवाह वेग, मतलब कि हमको वीडी में और आई में कोई एक फॉर्मूला चाहिए। मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्या मैं आपसे कह रहा हूं। मान लीजिए बेटा हमारे पास ये कोई चालक है, हमारे पास ये कोई चालक है। इस चालक के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होंगे ही, कुछ इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके अंदर बैठे होंगे। यहाँ पे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं। हम पूरे के पूरे इस बेलन की बात नहीं करते हैं, हम इस पूरे बेलन की बात नहीं करेंगे। हम ये कह रहे हैं कि मान लीजिए अगर बेलन हो आपके पास, सिलेंडर हो, सिलेंडर को बीच में कहीं से काट दोगे तो पतली सी सर्कल निकलेगी, छोटी सी रोटी जैसा स्ट्रक्चर निकलेगा। मान लो जैसे पाइप था, पाइप को तुमने बीच से काट दिया, पतला सा चौड़ाई का पतला चौड़ा काट के निकाल लिया, तो रिंग जैसा निकलेगा ना, गोल सा कट के निकल जाएगा। गोल सा कट के निकल, आलू है, आलू को बीच से काटोगे हल्का सा पतला सा, ऐसा काटोगे तो चिप्स जैसा निकलेगा, गोल सा निकलेगा। वही गोल सा पार्ट उसका कहा जाता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो हमारा यही बेलन है, इस बेलन को अगर हम काट देंगे तो इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ऐसा ही कुछ गोल सा बीच में निकलेगा, कुछ गोल सा बीच में निकलेगा। मान लीजिए जो आपके बेलन में यहां का क्षेत्रफल होगा, जो यहां का क्षेत्रफल होगा, वही इस कटे हुए भाग का भी क्षेत्रफल होगा। होगा कि नहीं होगा? वही इस कटे हुए भाग का भी क्या हो जाएगा बेटा, क्षेत्रफल हो जाएगा। मतलब अगर क्षेत्रफल आप ए मानते तो ये भी कितना होगा, ए होगा। होगा। हम ये कह रहे हैं कि मान लीजिए इस अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है, इस छोटे से पार्ट से, इस छोटे से पार्ट से पास होने वाले कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इस छोटे से पार्ट से पास होने वाले कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो मान लीजिए कि n इलेक्ट्रॉन है, कितने बेटा, n इलेक्ट्रॉन है जो इस छोटे से पार्ट से होके पास कर रहे हैं, छोटे से पार्ट से होके पास कर रहे हैं। अच्छा सनी, ठीक है। कितना एरिया है बेटा, कितना एरिया है एकांक क्षेत्रफल से। अच्छा मैं पूछूं आपसे,
अगर 1 मीटर स्क्वायर में, अगर 1 मीटर स्क्वायर में n इलेक्ट्रॉन है, कितने बेटा, n इलेक्ट्रॉन है, तुमसे पूछेंगे 2 मीटर स्क्वायर में कितने होंगे, तो तुम कहोगे सर 2n इलेक्ट्रॉन होंगे, होंगे। अगर पूछेंगे 3 मीटर स्क्वायर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तुम कहोगे सर 3n होंगे। क्यों? क्योंकि अगर एक चीज की प्राइस पता चल गई, एक पेन की प्राइस अगर 5 रुपए पता चल गई है, तो मुझे 10 पेन की अगर प्राइस निकालनी होगी, तो मैं आराम से कह सकता हूं कि 50 रुपए होगा, मतलब 5 गुणे 10 होगा, 5 गुणे 10 होगा। तो बताइए जरा, अगर एकांक क्षेत्रफल से, किससे बेटा, एकांक, अगर एकांक क्षेत्रफल से n इलेक्ट्रॉन पास होते हैं, एकांक क्षेत्रफल से, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर से n इलेक्ट्रॉन अगर पास होते हैं, तो हमारा एरिया कितना है, a है। a मीटर स्क्वायर से कितने पास होंगे, बताइए जरा, n a इलेक्ट्रॉन पास हो जाएंगे। ये बात किसको समझ में आ गई है, ये बात किसको किसको समझ में आ गई है कि 1 मीटर स्क्वायर में, यानी कि एकांक क्षेत्रफल में, अगर आपके पास एकांक क्षेत्रफल में, एकांक क्षेत्रफल में अगर n इलेक्ट्रॉन है, एकांक क्षेत्रफल में अगर n इलेक्ट्रॉन है, तो कुल क्षेत्रफल जो a है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वो n गुणे कितना हो जाएगा बेटा, a हो जाएगा। वो n गुणे कितना हो जाएगा, a हो जाएगा, na हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छा बताइए, इलेक्ट्रॉनों के पास कितनी वेलोसिटी है, इलेक्ट्रॉनों के पास कितनी वेलोसिटी है, इनके पास वेलोसिटी कौन सी है, वीडी। क्योंकि मैंने इसको बैटरी से क्या कर दिया बेटा, कनेक्ट कर दिया है, मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो इधर के डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, एक वैद्युत क्षेत्र आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इधर के डायरेक्शन में एक वैद्युत क्षेत्र निकल के आ जाएगा। हमने कहा इधर के डायरेक्शन में एक वैद्युत क्षेत्र आ गया, तो जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में क्या करेंगे, गति करेंगे, करेंगे गति, इधर गति करेंगे। तो ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे जो इतने के रीजन से पास कर जाएंगे, इतने रीजन से पास कर जाने वाले इलेक्ट्रॉन, गति क्या है, वीडी गति है। तो इतने इलेक्ट्रॉन हैं जो वीडी गति से चल रहे हैं, किससे चल रहे हैं बेटा, वीडी गति से चल रहे हैं। इतने इलेक्ट्रॉन एन ए टोटल इलेक्ट्रॉन संख्या है, संख्या है, एन ए इलेक्ट्रॉनों की संख्या है जिनकी गति कितनी है, वीडी है। और कितने टाइम में, मान लेंगे समय कितना लगा होगा बेटा, टी लगा होगा, तो समय कितना लगा होगा, टी लगा होगा। तो हमारे पास जो कुल संख्या निकल के आएगी इलेक्ट्रॉनों की, जो संख्या निकल के आएगी वो कैसे आई, प्रति एकांक क्षेत्रफल में कितने थे, n थे, तो कुल क्षेत्रफल में कितने हो गए, na हो गए। इनके पास वेलोसिटी कितनी है बेटा, vd इनकी वेलोसिटी है, और टाइम कितना लग रहा है इनको, टाइम इनको लग रहा है t लग रहा है। बताइए किसको किसको ये बात समझ में आई है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगी वो na इंटू कितनी हो जाएगी, vd हो जाएगी। बताइए बताइए, na इंटू कितना हो जाएगा, vd हो जाएगा। बताइए सही है बात, बताइए बात सही है, Na इंटू कितना हो जाएगा, Vd हो जाएगा, Na इंटू Vd हो जाएगा, ठीक है। बताइए इसके पास वेलोसिटी है ना, इन सभी इलेक्ट्रॉनों के पास कितनी वेलोसिटी है, Vd वेलोसिटी है, कितने टाइम के लिए है, t टाइम लगता है इनको यहां से पास होने में। तो यहां से संख्या जो आएगी वो Na इंटू कितनी आ जाएगी, Vd आ जाएगी। तो अब मैं इसको हटाता हूं, अब मैं इसको हटाता हूं और यहां पे क्या करता हूं, पूरी की पूरी एक परिभाषा जैसा लिखता हूं ताकि आप आराम से अपना नोट्स बना सके। चलिए देखिए, ताकि आप आराम से अपना नोट्स बना सके। माना माना किसी चालक, किसी चालक किसी चालक तार में, तार में वैद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर, वैद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर, आरोपित करने पर, वैद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर, वैद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर इलेक्ट्रॉन वीडी गति से, वीडी गति से, वीडी गति से वैद्युत क्षेत्र की, वैद्युत क्षेत्र की, क्षेत्र की विपरीत दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करते हैं, गति कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। हमने क्या कहा, हमने कहा माना किसी चालक तार में वैद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर इलेक्ट्रॉन जो है वीडी गति से, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनुगमन वेग से या अपवाह वेग से वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। और लिखिए, अब माना, माना चालक तार के, माना चालक तार के प्रति एकांक क्षेत्रफल से, प्रति एकांक क्षेत्रफल से, प्रति एकांक क्षेत्रफल से, प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले, प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले, प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है बेटा, n है, n है। तो a क्षेत्रफल से, तो a क्षेत्रफल, लिखिए a अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से, a अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से, क्षेत्रफल से
गुजरने वाला से गुजरने वाला गुजरने वाले कुल इलेक्ट्रॉन गुजरने वाले कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा? संख्या, कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? संख्या कितनी हो जाएगी? संख्या बराबर कितना हो जाएगा? Na हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? Na बताओ जरा, सोच के बताओ। देखो ये हमारा फिगर है, हमने कहा किसी चालक तार में वैद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन वीडी गति से क्या करेंगे? वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में क्या करेंगे बेटा? गति करेंगे। माना चालक तार के प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर n है, यानी हर एकांक क्षेत्रफल से बेटा n जाते हैं, तो a क्षेत्रफल से जाना होगा, तो क्षेत्रफल से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? Na हो जाएगी। मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन इतने उस क्षेत्रफल से जाएंगे। यदि अनुगमन वेग vd, यदि अनुगमन अथवा अनुगमन को क्या बोलते हैं? अथवा और अपवाह क्या बोलेंगे? अपवाह। यदि अनुगमन अथवा अपवाह वेग vd हो तथा समय t लिया गया हो, तो समय t लिया गया हो, तो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा? बता दो, यहां से कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? यहां से Na तो पहले से ही था, हो गया। कितनी वेलोसिटी हो गई? Vd हो गई, और टाइम कितना लगा इनको? T लगाया। यानी कि Na कुल इलेक्ट्रॉन Vd वेलोसिटी के साथ T समय में उस क्षेत्रफल से निकल गए। तो ये हो गई हमारी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इनको समीकरण नंबर क्या मान लेंगे? A मान लेंगे। अब बताइए जरा, हम जानते हैं, हम ये बात पहले से जानते हैं, लिखिए, हम जानते हैं, एक फॉर्मूला हमको पहले से ही पता है, कि Q बराबर कितना होता है बेटा? Ni होता है। तो टोटल संख्या जितनी होगी वो और इंटू क्या करेंगे? E करेंगे ना। टोटल संख्या कर देंगे n। टोटल कितनी संख्या है, ऐसे लिखा जाए, संख्या गुणे आवेश, संख्या और गुणे कितना हो जाएगा बेटा? इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और संख्या का मान आपको समीकरण 1 में पता है कि कितनी कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से अगर हम देखें, तो समीकरण 1 से क्या मिल जाएगा? Q बराबर क्या मिल जाएगा आपको? संख्या रख दीजिए यहां से उठा के, तो कितना हो गया? Na हो गया, Vd हो गया, इंटू कितना हो गया? T हो गया T, और बगल में कौन हो जाएगा बेटा? E हो जाएगा। बगल में कौन हो गया? E हो गया। आगे यहां तक समझ में आ गया? तो देखिए क्या आया आपके पास? Na आया, Vd आया, T आया और E आया। अगर मैं कहूं कि यहां से मैं Q और T को नीचे बुला लूं, तो क्या बचेगा? Na बचेगा, Vd बचेगा, और क्या बचेगा? Vd आएगा, यहां से यहां आएगा Vd, और इंटू कितना आ जाएगा? E आ जाएगा। कोई हमको बताएगा Q बाई T क्या बनता है? कोई बताइए कि Q बाई T क्या बनता है? कौन बताएगा? जल्दी बताइए, Q बाई T क्या बनेगा? I बराबर Q बाई T। बहुत बढ़िया, गोलू ने सही बताया। I बराबर कितना हो जाएगा? I बराबर हो जाएगा Q बाई T। कितना हो जाएगा बेटा? I बराबर Q बाई T हो जाएगा। तो यहां से हम ये देखेंगे, तो लिखिए, I बराबर कितना होता है बेटा? Q बटे T होता है। अतः हम ये देख रहे हैं कि Q बाई T की जगह रख देंगे I, Q बाई T की जगह क्या रख देंगे? I रख देंगे। तो इधर फॉर्मूले में क्या बचेगा हमारे पास? N E, देखिए n है, बगल में E है, और फिर कौन है? एरिया A है, और कौन हो गया? Vd हो गया। Vd हो गया। तो I बराबर एक फॉर्मूला आपके पास निकल के आ गया कि NeAVd कितना आया? NeAVd आया हुआ है। ठीक है, सही बात है, समझ में आई बात? देखिए, NeAVd हमने क्या किया? हमने कहा कि संख्या कितनी हुई? एकांक क्षेत्रफल से जाने वाला अगर n है, तो कुल क्षेत्रफल से जाने वाला होगा Na। कुल क्षेत्रफल से Na होगा। अगर कुल क्षेत्रफल से Na होगा, तो वेलोसिटी कितनी है बेटा? Vd है। टाइम कितना लग रहा है? T लग रहा है। तो टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी NaVd इंटू T। NaVd इंटू कितना हो जाएगा? T हो जाएगा। अच्छा बताइए, Q बराबर कितना होगा? Ne। तो Q बराबर कितना होगा? संख्या इंटू इलेक्ट्रॉन। संख्या हमने यहां से निकाला हुआ है, ला के समीकरण 1 से रख दिया। NaVd आ गया, T को नीचे ला दिए। आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, तो आवेश प्रवाह की दर को I बोलेंगे, धारा बोलेंगे, तो धारा बराबर हो जाएगा I बराबर NeAVd। कितना हो जाएगा? I बराबर हो जाएगा NeAVd। सही है, Na कितना हो गया? Vd हो गया। अतः यही लिखिएगा, यही किसमें बेटा? धारा I में, यही धारा I तथा अपवाह वेग Vd में संबंध है। Vd में संबंध होगा। बात समझ गए? यही आपका क्या है? वही आपका Vd में, और किसमें बेटा? I में। यही आपके धारा में और Vd में क्या है बेटा? संबंध है। ये वाला डेरिवेशन आपसे पेपर में कई बार पूछा हुआ है।
ठीक, इसलिए इसको इसको हल्के में मत लीजिएगा, इसको हल्के में मत लीजिएगा, एकदम अच्छे से करिएगा, इसको डेरिवेशन को पूरा करिएगा, छोड़िएगा मत। चलिए देखिए अब क्या पूछा हुआ है। अब पूछा है धारा घनत्व क्या होता है। धारा घनत्व क्या होता है, मतलब धारा तो आपने निकाल लिया, आपने एक फॉर्मूला निकाल लिया, आई बराबर कितना निकाल लिया, फॉर्मूला याद रखिएगा, NEAVD, याद रखिएगा NEAVD। ठीक है, चलिए देखिए धारा घनत्व क्या होता है। धारा घनत्व, अब मेरी बात को और ध्यान से सुनिए, धारा घनत्व के बारे में आप कैसे दिखाएंगे। मान लीजिए ये आपके पास कोई चालक है, ये कोई चालक है, इस चालक पे कोई बिंदु, मान लीजिए आपने कोई बिंदु बना लिया, यहां कोई बिंदु बना लिया, यहां बिंदु बना लिया। अब इस बिंदु से पास होने वाली लंबवत करंट जो होगी, यानी इस बिंदु से पास होने वाली जो लंबवत करंट की दिशा होगी, इधर होगी, इसे क्या बोला जाएगा, धारा घनत्व के बोलेंगे। क्या बोलेंगे, धारा घनत्व। किसी चालक पर किसी बिंदु पर, किसी चालक के भीतर किसी बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत धारा को क्या बोलते हैं, धारा घनत्व बोलते हैं। किसी चालक पर या किसी चालक के भीतर किसी बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत धारा को क्या बोलते हैं, धारा घनत्व बोलते हैं। चलिए परिभाषा लिखिए, लिखिए किसी चालक के भीतर, परिभाषा सही से लिखिएगा, किसी चालक के भीतर किसी चालक के भीतर किसी बिंदु पर किसी चालक के भीतर किसी बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल से, ठीक है, एकांक क्षेत्रफल से किसी चालक के भीतर किसी बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, धारा घनत्व बोलते हैं। धारा घनत्व बोलते हैं, या धारा घनत्व कहा जाता है। धारा घनत्व कहा जाता है, धारा घनत्व कहा जाता है। अब बात को समझिए, एक चीज और सुनिए, देखिए किसी चालक के भीतर किसी बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत धारा को धारा घनत्व कहा जाता है। या दूसरे शब्दों में अगर आपको लिखना हो तो छोटी डिफिनेशन ऐसे लिखिए, अगर आपको दूसरे शब्दों में लिखना हो तो ऐसे लिखिए। देखिए दूसरे शब्दों में लिखना हो तो आप इस तरीके से लिखिए, ऐसे लिखिए, वैद्युत धारा तथा एकांक क्षेत्रफल के अनुपात को धारा घनत्व कहते हैं। क्या बोलते हैं, धारा घनत्व कहा जाता है, धारा घनत्व कहा जाता है। ठीक है, धारा घनत्व कहा जाता है। जैसे देखिए परिभाषा क्या होगी, परिभाषा मैंने लिख दिया, वैद्युत धारा आई, एकांक क्षेत्रफल को क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। ठीक है, ए हो गया। तो वैद्युत धारा और एकांक क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहा जाएगा, धारा घनत्व कहा जाएगा। इसे कैपिटल जे से, किसे बेटा, कैपिटल जे से प्रदर्शित किया जाता है। याद रखिएगा, धारा घनत्व किससे दिखाते हैं, जे से दिखाते हैं, प्रदर्शित किया जाता है। इसे कैपिटल जे से प्रदर्शित किया जाता है। और कैपिटल जे बराबर फॉर्मूला जो होगा, वो कैपिटल जे बराबर फॉर्मूला रहेगा, धारा बटे क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, धारा और धारा बटे कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। तो यहां मैंने क्या किया, किसी चालक के भीतर किसी बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत धारा को क्या बोलते हैं, धारा घनत्व। या वैद्युत धारा तथा एकांक क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहा जाता है, धारा घनत्व कहा जाता है। और मैंने इसको दिखा दिया कि जे से दिखाते हैं, और जे बराबर क्या हो जाएगा, आई बटे कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। और यहां लिखिएगा, जरूर लिखिएगा कि धारा घनत्व, ये जरूर लिखिएगा, कभी कभी आपसे एमसीक्यू में पूछ सकता है, बहुविकल्पी में पूछेगा कि धारा घनत्व एक सदिश राशि है। क्या बेटा, एक सदिश राशि है। धारा घनत्व क्या है बेटा, एक सदिश राशि है। धारा घनत्व कैसी राशि है, धारा घनत्व एक सदिश राशि है। ये बात भूलिएगा मत, ये बात एकदम याद रखिएगा कि एक सदिश राशि है, ये एक सदिश राशि है, इसको भूलना नहीं, इसको याद रखना है हमेशा। धारा घनत्व एक सदिश राशि है। अगर मैं आपसे बोलूं कि धारा घनत्व का मात्रक क्या होगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए मुझे धारा घनत्व का मात्रक क्या होगा, तो बताइए क्या बताएंगे आप। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला बेटा जे बराबर कितना है, आई बटे ए, मतलब धारा बटे क्षेत्रफल, धारा बटे कितना हो गया, क्षेत्रफल, जे बराबर आई बटे ए। तो मात्रक क्या हो जाएगा, तो यहां से मात्रक हमको मिल जाएगा। बताइए मात्रक करंट का क्या होता है, एम्पियर। करंट का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। तो एम्पियर हो गया करंट का मात्रक, और बटे में क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का कितना हो जाता है, मीटर का स्क्वायर।
क्या हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा, एम्पियर प्रति कितना हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। बात सही है एकदम। अगर मैं आपसे पूछूंगा बताइए मुझे कौन बताएगा इसकी विमा, कौन बताएगा इसकी विमा, तो कौन बता सकता है, जल्दी बताइए, कॉपी पे निकालिए, अपने कॉपी पे निकालिए और बताइए इसकी विमा कितनी होगी। विमा देखिए, ऊपर एम्पियर है तो एम्पियर का क्या लिखते हो, बस ए लिखते हो, और नीचे बताओ लेंथ है, मीटर का क्या लिखते हो, L2 लिखते हो, L2 लिखते हो। तो ऊपर जाके कितना बन जाएगा, ऊपर जाके ये बन जाएगा ए बन जाएगा, और एल का पावर कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। ये इसकी विमा आ जाएगी, ए का पावर कितना हो जाएगा, चलिए ठीक है, सही है यहाँ पे, ठीक है, कितना हो गया, ए का पावर यहाँ नीचे से एल ऊपर गया तो एल का पावर कितना हो गया, माइनस का 2 हो गया। ठीक, सही बात, एकदम सही, भूमि का आंसर एकदम सही है। चलिए बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आपने धारा घनत्व सीखा कि धारा घनत्व क्या है, एक फॉर्मूला आज मैंने आपको पहले बताया कि आई बराबर कितना होता है, NEAVD, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूले का डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से, एग्जाम के हिसाब से इसका डेरिवेशन बहुत जरूरी है। अब मैंने कहा कि धारा घनत्व क्या होती है, धारा घनत्व क्या होता है, आई बाई ए को धारा घनत्व कहते हैं। किससे दिखाते हैं, जे से दिखाते थे। कैसी राशि है ये, एक सदिश राशि है, तो ऊपर क्या लगाएंगे, वेक्टर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, वेक्टर लगाएंगे। एक सदिश राशि है। मात्रक क्या होगा, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर इसका मात्रक हो जाएगा। और मैं कहूंगा विमा, तो विमा बता दोगे, एम्पियर अपॉन में कितना है, अगर एल का स्क्वायर है तो नीचे से ऊपर लेके जाओगे तो निकल के आ जाएगा। ठीक है, नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए बात समझ में आ गई है, ये बात तो सबको समझ में आ गई होगी, इसमें तो किसी को कोई गलती नहीं होगी, सब समझ में आया होगा। चलिए कभी कभी आपसे पूछ सकता है, कभी कभी आपसे पूछ सकता है, कभी कभी आपसे चीज ये पूछ सकता है कि बताइए, बताइए जरा कि धारा घनत्व में और वीडी में क्या संबंध है। कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, एग्जाम में ये पूछ देगा कि धारा घनत्व में, धारा घनत्व तथा तथा अपवाह वेग में क्या संबंध है, अपवाह वेग में क्या संबंध है, धारा घनत्व अपवाह वेग में संबंध क्या है, में संबंध क्या है। आपसे अगर ये चीज पूछेगा तो आप कैसे बताएंगे, देखिए धारा घनत्व में और अपवाह वेग में क्या संबंध है, अपवाह वेग में क्या संबंध है। मैं कह रहा हूं धारा घनत्व होता है जे बराबर कितना होता है बेटा, आई बटे कितना होता है, ए होता है, आई बटे कितना होता है, ए होता है। और समीकरण नंबर 1 जानते हो, और आप ये भी जानते हैं कि आई बराबर, अभी एक फॉर्मूला आपने कुछ देर पहले ही प्रूव किया है कि NEAVD भी होता है समीकरण 2। हम समीकरण 2 से मान उठाकर समीकरण 1 में रख देंगे तो क्या बन जाएगा बेटा, बताओ तो क्या बन जाएगा, जे बराबर क्या लिखोगे, यहां लिखना तुम लोग लिखना, तो क्या लिखोगे, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख दिया है तो आई का मान उठा के यहां रख देंगे, क्या बन जाएगा, NEAVD बन जाएगा, और नीचे क्या बन जाएगा, पहले से ए है, एक ए से एक ए मर जाएगा, ये वाला ए और ये वाला ए खत्म हो गया, तो जे बराबर क्या बचा आपके पास, खाली NE बचा और क्या बचा, VD बचा। क्या बचा बेटा, NE बचा और क्या बचा, VD बचा। तो जे बराबर देखिए क्या आ गया, जे बराबर कितना आ गया, NEVD आ गया, कितना आ गया, NEVD आ गया। आपने एक फॉर्मूला पहले ही दिखाया था, आपने एक फॉर्मूला मुझे पहले दिखाया, NEAVD। मैंने कहा कि जे बराबर आई बाई ए होता है, रख देंगे यहाँ पे तो ए से ए कट जाएगा, NEVD आ जाएगा, फॉर्मूला हमारा ये रिलेशन है, ये रिलेशन है जे में, मतलब किसमें बेटा, धारा घनत्व में, और ये किसमें हो गया, ये हमारा अपवाह वेग में हो गया। तो जो परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा उसका आंसर दीजिएगा, जो आपसे परीक्षा में पूछा जाए उसका आंसर एकदम सही सही दीजिएगा। कि आपसे यहाँ पूछा गया धारा घनत्व में किसमें किसमें, देखिए ये संबंध किसमें है, ये संबंध धारा आई में है और अपवाह वेग में है। जबकि ये वाला जो संबंध है, ये जो संबंध है इसमें किसमें, देखिए ये संबंध किसमें है, ये संबंध है धारा घनत्व में, किसमें, धारा घनत्व में, और किसमें, अपवाह वेग में, अपवाह वेग में। इस तरीके से आपको ये वाला पूरा का पूरा याद करना है, ये पूरा का पूरा याद करना है। देखिए आई कहाँ गया, आई की वैल्यू रख दी मैंने, देखो ना भाई, देखो शुभम क्या किया मैंने, आई की वाली वैल्यू रख दी, आई बराबर इतना है तो आई को उठा करके मैंने यहाँ पे रख दिया, ये पूरा का पूरा मान उठा के यहाँ रख दिए यहाँ पे, तो ए से ए कट गया, NEVD बच गया, NEVD बच गया, सिंपल सी बात है, बताइए सिंपल सी बात है। ठीक है, हाँ मोना सिंह, अगर आपको नोट करना है, नोट करना है, इसके लिए रुकने की कोई जरूरत नहीं है, आप टेलीग्राम का लिंक ऊपर दिया गया, टेलीग्राम से आपको नोट्स मिल जाएंगे, पूरी लिखी हुई चीज मैं डेली वहां दे रहा हूँ क्लास के बाद, मैं पूरी की पूरी ये चीज मैं टेलीग्राम पे ऑलरेडी पूरी की पूरी क्लास के बाद सब कुछ डिलीवर वहां कर दे रहा हूँ, तो वहां से आप जाके पूरी की पूरी नोट्स डाउनलोड करके लिखिए। ठीक है, चलिए सूर्यान सिंह आ चुके हैं, कोई बात नहीं बेटा, लेट हो गए थोड़ा सा, कोई कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसका क्विक रिवीजन दिया जाए, क्विक रिवीजन इसका दिया जाए, देखिए क्विक रिवीजन कर दिया जाए। ओम नारायण बोल रहे हैं क्विक रिवीजन करिए सर, चलिए कोई बात नहीं। हमने कहा चालक पदार्थ है, चालक पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉनों पे अगर कोई वैद्युत क्षेत्र लगाओगे, इससे पहले इनके पास एक गति होती है, इनके पास एक पहले भी वेग होता है, कौन बताएगा उसका नाम, मैंने कल बताया था, कल ये बात मैंने आपको बताई थी। इन इलेक्ट्रॉनों के पास दो तरीके के वेग होते हैं, कौन कौन बताएगा, जल्दी बताइए, इन इलेक्ट्रॉनों के पास कौन कौन दो तरीके के वेग होते हैं, किसको किसको पता है, इलेक्ट्रॉनों के पास कौन से दो तरीके के वेग होते हैं, बताइए कौन कौन से दो वेग होते हैं जो इलेक्ट्रॉनों के पास होते हैं। चलिए रूबी कुमारी बोल रही है कि हम न्यू स्टूडेंट, चलिए कोई बात नहीं, आप नए हैं
तो 2-3 चैप्टर जो मैंने पढ़ाए हैं आप उनको पहले से देख सकते हो। चलिए, हाँ, एक कौन सा होता है बेटा, एक हीट होता है और एक अनुगमन होता है। बहुत बढ़िया, ओम नारायण का आंसर एकदम सही है कि एक पहले इसके पास कौन सा वेग होता है, एक होता है उष्मीय वेग, एक कौन सा होता है बेटा, एक होता है उष्मीय वेग होता है और एक कौन सा हो गया, अनुगमन वेग हो गया। अनुगमन वेग हो गया। मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉनों के पास अनुगमन वेग होगा, उष्मीय वेग का तो कोई काम ही नहीं होता है, अनुगमन वेग होगा। अनुगमन वेग होगा तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होता है, विपरीत होता है। जब ये चलने का प्रयास करेंगे तो मान लीजिए जब चल रहे हैं तो आपके पास n इलेक्ट्रॉन प्रति एकांक क्षेत्रफल से चल रहे हैं। टोटल क्षेत्रफल अगर ए होगा तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने जाएंगे, एन जाएंगे, एन जाएंगे। जब यहां देखा जाएगा वेलोसिटी वीडी है, वेलोसिटी वेलोसिटी कितनी हो गई, वीडी हो गई, वेलोसिटी वीडी है और टाइम कितना लग रहा है, टी लग रहा है। तो एन ए इलेक्ट्रॉन वीडी वेलोसिटी के साथ टी टाइम में अगर पास होंगे, टी टाइम में अगर पास होंगे तो बताइए एन ए वीडी डी टी टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ये टोटल इलेक्ट्रॉन यहां लाके रख दिया जाए, ई से गुणा कर दिया जाए, टी को नीचे भेज दें तो क्यू बाई टी बन जाएगा आई, आई बराबर आ जाएगा एन ई ए वीडी, आई बराबर कितना आ जाएगा, एन ई ए वीडी। यहां तो कहा गया। तो मैंने धारा घनत्व समझाया कि वैद्युत धारा और एकांक क्षेत्रफल के अनुपात को धारा घनत्व कहते हैं। मतलब जे बराबर कितना, आई बाई ए, जे बराबर आई बाई ए। और धारा घनत्व तो कैसी राशि है, एक सदिश राशि। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि धारा घनत्व तो कैसी राशि है, एक सदिश राशि है। धारा घनत्व एक सदिश राशि है और इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक निकालने के लिए फॉर्मूले में से आपको एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर करना होगा और यहां से विमा निकाल सकते हो, ए बटे एल टू निकल जाएगा। फिर मैंने कहा कि धारा घनत्व में और अपवाह वेग में क्या संबंध हो सकता है, तो जे बराबर फॉर्मूला होता है आई बाई ए। आई का जो मान जानते हो उठा के रख दो, ए कट जाएगा, एन ई वी डी आ जाएगा, कितना आ जाएगा, एन ई वी डी आ जाएगा। ये हमारा धारा घनत्व में और किसमें, अपवाह वेग में संबंध हो जाएगा, अपवाह वेग में संबंध हो जाएगा। चलिए चलिए, आई होप की बातें आपको समझ में आई होंगी। अब बताइए जरा किसको किसको पता है कि क्या होता है अपवाह वेग, सॉरी क्या होता है वैद्युत प्रतिरोध। कौन बता पाएगा कि वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है, जल्द से जल्द बताइए। कोई बता पाएगा वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है, किसको इसकी परिभाषा आती है, किसको इसकी परिभाषा पूरी पता होती है कि वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है और वैद्युत चालकता क्या होती है। ठीक है, चलिए चलिए, लेक्चर इंग्लिश में, लेक्चर इंग्लिश में होना चाहिए। धारा के मार्ग में, धारा के मार्ग में अवरोध, अवरोध करने वाले यंत्र को प्रतिरोध कहते हैं। चलिए ठीक है, चलिए देखिए धारा क्यों सदिश है जबकि धारा घनत्व तो, हाँ बिल्कुल देखिए बताता हूं, गोलू सुनिए बात को, गोलू बात को सुनिए। देखिए जब भी हम धारा घनत्व की बात करते हैं, जब भी हम धारा घनत्व की बात करते हैं तो घनत्व में होता क्या है, घनत्व कहता है कि चालक के अंदर किसी बिंदु से पास होने वाली धारा। तो चालक हो गया, चालक के अंदर ही हो गया कोई बिंदु, इस बिंदु से अभिलंबवत पास होने वाली, मतलब अभिलंबवत का क्या मतलब होता है, किसी बिंदु पर अभिलंब, ये बिंदु है, इससे अभिलंबवत पास होने वाली, अभिलंबवत, अभिलंबवत का मतलब होता है कि मान लो ये बिंदु हो गया तो इससे अभिलंबवत पास होने वाली धारा जो इसके लंबवत निकल के चली गई है, लंबवत निकल के चली गई। तो बताओ जरा कि इस बिंदु पे, इस बिंदु पे धारा की एक प्रॉपर दिशा है कि नहीं है, है ना। मैंने कहा चालक के अंदर किसी बिंदु पर जो धारा जा रही है उसके लंबवत दिशा में जा रही है, तो आप दिशा का नाम धारा घनत्व की परिभाषा में ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, ले रहे हो ना। आपने कहा चालक के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत धारा लंबवत पास होनी चाहिए, तो लंबवत पास होने से आप कह रहे हो कि धारा की दिशा को मेंशन कर रहे हो उसमें। अगर धारा की दिशा के बारे में तुम कह रहे हो तो धारा घनत्व तो कैसी राशि होगी, एक सदिश राशि होगी, जबकि धारा की कोई अपनी कोई दिशा नहीं है। वैद्युत धारा एक अदिश राशि है, जबकि वैद्युत में धारा अगर घनत्व की बात करेंगे तो धारा घनत्व तो क्या रहेगी, एक सदिश राशि रहेगी, एक सदिश राशि होगी। ठीक है, चलिए चलिए, ठीक है, बात समझ में आई। जब हम किसी बिंदु की बात करते हैं गोलू, जब किसी बिंदु की बात करते हैं, ठीक, जब किसी बिंदु की बात करते हैं तो जब किसी पॉइंट से होके, जब किसी पॉइंट से होके धारा पास करती है तो आप बोलते हो कि उस पॉइंट से अभिलंबवत, मतलब कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में धारा पास हो जाए। तो जब परपेंडिकुलर धारा निकल के जा रही है तो आप ये बात कहेंगे कि वो धारा घनत्व है, धारा घनत्व है। और अगर किसी दिशा के बारे में आप स्पेसिफिक कह रहे हो तो अपने आप ये कौन सी राशि हो गई, ये कौन सी राशि हो गई, सदिश राशि हो गई। तो बस आपकी बातों का जवाब ये है कि हम किसी बिंदु के बारे में बात करते हैं। ठीक है, हम किसी बिंदु के बारे में बात करते हैं, बस इसलिए। चलिए ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए सुनिए अब बात, वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है, वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है। धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट को क्या बोलते हैं, वैद्युत प्रतिरोध। लिखिए वैद्युत धारा, वैद्युत धारा के मार्ग में, वैद्युत धारा के मार्ग में, मार्ग में आने वाली, आने वाली रुकावट को, आने वाली रुकावट को, रुकावट को क्या बोलते हैं, रुकावट को वैद्युत प्रतिरोध बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, वैद्युत, वैद्युत प्रतिरोध बोलते हैं या प्रतिरोध कहा जाता है, वैद्युत प्रतिरोध कहा जाता है, कहा जाता है।
वैद्युत प्रतिरोध कहा जाता है, ठीक है। या आप एक ओम का नियम जानते थे क्या बचपन में? V बराबर आई आर, यहां से R का मान निकालते थे, V बटे कितना बेटा आई कहते थे। तो यदि किसी चालक तार में उसके विभवांतर और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का अगर अनुपात ले लिया जाए, तो V का अनुपात और I के साथ लिया जाए, V और I का जो अनुपात होगा वो क्या कहा जाएगा? वैद्युत प्रतिरोध कहा जाएगा। तो लिखिए, या किसी चालक तार में किसी चालक तार में किसी चालक तार में विभवांतर V विभवांतर विभवांतर V V तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा तथा उसमें प्रवाहित प्रवाहित होने वाली धारा प्रवाहित होने वाली धारा धारा कैपिटल आई के अनुपात को कैपिटल आई के अनुपात को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। क्या बोलते हैं? कैपिटल आई के अनुपात को वैद्युत वैद्युत प्रतिरोध कहा जाता है। वैद्युत प्रतिरोध कहा जाता है। कहा जाता है, ठीक है। तो R बराबर क्या हो जाएगा? तो R बराबर कितना हो जाएगा बेटा? V बटे कितना हो जाएगा? I हो जाएगा। और यही फॉर्मूला आपको याद करना होता है। R बराबर कितना होता है? V बटे I होता है, जो कि ओम के नियम से ही आता है। आपको ओम का नियम भी आगे पढ़ना है, अभी ओम का नियम भी आगे पढ़ना है, ठीक है। तो R बराबर हमारे पास निकल के आ गया V बटे I। कितना आ गया? R बराबर कितना आ गया? V बटे I आ गया। यहां से हम ये देख रहे हैं कि प्रतिरोध का मान जितना ज्यादा होगा, धारा का मान उतना कम होगा। अगर प्रतिरोध का मान बहुत ज्यादा है तो धारा का मान अपने आप क्या हो जाएगा? बहुत कम हो जाएगा। या अगर प्रतिरोध का मान बहुत कम है तो धारा का मान अपने आप क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा हो जाएगा। बताओ, ज्यादा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक सबको क्लियर है? बताइए, यहां तक सबको एकदम क्लियर है कि R बराबर कितना होता है? V बटे आई होता है। अगर R ज्यादा होगा तो धारा का मान कम होगा, और अगर R कम होगा तो धारा का मान बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। चलिए इसके मात्रक के बाद बात करते हैं कि R का मात्रक क्या होगा। R का मात्रक क्या होगा? बेटा आप लोग R का मात्रक जानते हो? बताओ जल्दी, कमेंट करके बताइए कि R का मात्रक क्या होता है। आप लोगों को पता है R का मात्रक क्या है? जल्दी बताइए। बताइए बताइए, R का मात्रक क्या है? ठीक, हाँ, ओम। क्या होगा बेटा? ओम होगा, ठीक है। R का मात्रक क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा। तो R के मात्रक के बारे में बात करेंगे तो क्या लिखेंगे? ओम लिखेंगे। ओम लिखेंगे। कितना हो जाएगा? R का मात्रक आ जाता है ओम, OHM। ओम के नियम से ही R का मात्रक क्या होगा? ओम होगा। या देख लीजिए, या क्या होगा? R बराबर कितना है बेटा? V बटे आई है। V बटे कितना है? आई है। तो कितना हो जाएगा? वोल्ट प्रति एम्पियर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा। और प्रति कितना हो जाएगा? आई है, तो आई का कितना होता है? एम्पियर होता है। आई कितना होता है? एम्पियर होता है। तो वोल्ट प्रति कितना हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा। वोल्ट प्रति कितना हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा। तो एक मात्रक चाहे ओम लिखो, चाहे वोल्ट प्रति क्या लिखो? एम्पियर लिखो। अब बच्चे अगर आप लोग तेज हैं, तो आर की वीमा लिख के दिखाइए। आर की वीमा भी लिख के दिखाइए, वो भी हमको चाहिए। आर की वीमा भी हमको चाहिए। अगर आर की वीमा आपको निकालनी है तो आपको पर लिखना पड़ेगा वोल्ट की वीमा। किसकी वीमा बेटा? वोल्ट की वीमा। वोल्ट की वीमा। और फिर क्या करना होगा? बटे में क्या करना होगा? एम्पियर की वीमा। ठीक है, एम्पियर की वीमा। एम्पियर की बीमा मतलब ये करना होगा हमको, सबसे पहले ऐसा विभव की बीमा लिखनी होगी। ऐसे नहीं, मात्रक का मत लिखिए, विभव की बीमा लिखनी होगी। मतलब किसका? विभव की बीमा लिखनी होगी। तो विभव की बीमा कर देते हैं, और बटे में किसका कर देते हैं बेटा? धारा। कितनी धारा की बीमा कितनी हो जाएगी? धारा की बीमा निकाल लेंगे। तो देखिए जरा, वी की बीमा निकालने के लिए क्या करना होगा? पहले वी क्या होता है? वी बराबर होता है डब्ल्यू बटे कितना? क्यू। डब्ल्यू बटे क्यू। डब्ल्यू का कितना होता है बेटा? ml2t-2 होता है। और बटे में क्यू का कितना होता है? एटी होता है। एटी ऊपर लेके जाएंगे तो कितना आ जाएगा? ml2 आ जाएगा, t-3 आ जाएगा, a पावर -1 आ जाएगा। ये किसका आ जाएगा बेटा? वी का, यानी कि विभव का आ जाएगा। हमको याद नहीं, हम बार बार निकाल सकते हैं, जल्द से जल्द निकाल सकते हो। ml2t-2 बटे में एटी हो गया, लेके जाओगे ऊपर तो ml2t-3 a पावर -1 वी का आ गया। अगर तुम यहाँ पे v का मात्रक या विमा रख दोगे तो कितना बन जाएगा? ml2 आ गया, t के पावर में कितना आ गया? -3, और a का कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। और बटे में बताइए, बटे में क्या है यार? धारा की विमा है। धारा तो अपने आप में ही a होता है, एम्पियर। तो कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा ml2, t के पावर में कितना हो गया? -3 हो गया, -3, a ऊपर लेके जाओगे तो a का पावर कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। यहां तक आप करेंगे। देखिए ये हमारे पास कितनी आ गई बेटा? r की विमा आ गई है। ये r की विमा आ गई है। बताइए, अगर सही आई है तो आप लोग लिखिए सही है, ठीक है। अगर सही आई आप लोगों की भी तो फिर ठीक है, बहुत बढ़िया है। ml2 आया है, t पावर -3 आया है, a का पावर -2 आया है। जिनका जिनका सही है, जिनका जिनका इतना आया है वो तो बहुत सही आया हुआ है। चलिए ठीक है, ठीक है, चलिए।
अली अब्दुल बोल रहे हैं कि इंग्लिश में लेक्चर्स होने चाहिए। अली अब्दुल, जो हमारी सहायता हो सकती है आपके लिए हम जरूर कर सकते हैं। आप हमको इस नंबर पे व्हाट्सअप करिएगा, ठीक है। हम आपको हिंदी लेक्चर्स या हो सकता है तो आपको इंग्लिश के लेक्चर्स प्रोवाइड करने का कुछ कहानी करेंगे या बात करेंगे आपसे, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करिएगा, ठीक। आपको जो दिक्कत हो रही है आपकी दिक्कत मैं जरूर सुनूंगा, देखूंगा क्या दिक्कत आपको हो रही है। आप अगर अलग मीडियम से हैं तो जाहिर सी बात है आपको दिक्कत होगी ही होगी, ठीक है, दिक्कत होगी ही होगी, सही बात है। देखिए v बराबर डब्ल्यू बटे क्यू होगा, यहां से मैंने सारा का सारा मात्रक वगैरह निकाल के आपको दिखा दिया, ठीक है। यहां सारा मात्रक निकाल दिया। आर की विमा निकालने के लिए विभव की विमा बटे धारा की विमा, विभव की विमा ऊपर लिखा धारा का नीचे लिखा और सॉल्व करके निकाल दिया, तो मुझे आर की टोटल विमा पता चल गई है। आर की टोटल विमा पता चल गई है, ठीक है। चलिए चलिए ठीक है, आर की विमा निकल गई। अब क्या कह रहे हो, अब क्या कह रहे हो देखो, ठीक है। विद्युत में और वैद्युत में क्या भाई, देखो वैद्युत में बस आवेश जो होता है वो स्थिर होता है, और वैद्युत में आवेश स्थिर होता है, विद्युत में आवेश गतिमान होता है, बस इतना ही अंतर है। वैद्युत में होता है जो स्थिर आवेश के बारे में बात करते हैं, और अभी हम लोग स्थिर आवेश के बारे में ही पढ़ रहे हैं ना, स्थिर आवेश के बारे में ही पढ़ रहे हैं ना। चलिए ठीक है, स्थिर आवेश और गतिमान आवेश को ही वैद्युत और विद्युत का अंतर कहा जाता है। चलिए देखिए आगे देखिए, फिर क्या है, आर का मात्रक निकाल लिया, आर की विमा निकाल ली, विभव की विमा हो गई, धारा की विमा सब निकाल के रख दिया, यहां तक मैंने कर लिया। हमने आपको बताया कि वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है, मैंने आपको बताया कि वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है, लेकिन अभी तक हमने वैद्युत चालकता के बारे में बात नहीं की है। देखिए जरा इसके बगल में एक और लाइन है, क्या है, वैद्युत चालकता है। क्या है वैद्युत चालकता? तो आइए, मैं इन सब परिभाषाओं बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सारे के सारे परिभाषाएं जो हैं वो एग्जाम में छोटे छोटे नंबर में आपसे पूछी जा सकती हैं कि वैद्युत चालकता क्या होती है, वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है, इसके बारे में आप बताइए। तो देखिए वैद्युत चालकता क्या है, वैद्युत चालकता क्या है, मैं ये कह रहा हूं। अच्छा बताइए, प्रतिरोध ज्यादा होगा, प्रतिरोध अगर ज्यादा होगा तो चालकता कम होगी कि ज्यादा होगी, कौन बताएगा, बताइए। अगर प्रतिरोध ज्यादा है किसी भी चालक का प्रतिरोध अगर बहुत ज्यादा हो गया, किसी भी चालक का अगर प्रतिरोध बहुत ज्यादा हो गया तो उसके चालकता का मान अपने आप कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा। देखिए चालकता का मतलब होता है मुक्त आवेशों का प्रवाह, ठीक है। प्रवाह कितना तेज है, मुक्त आवेशों का प्रवाह, कि मुक्त आवेश कितना प्रवाह कर रहे हैं, मुक्त आवेशों का प्रवाह ही जो होता है वो चालकता होती है। क्या होती है? चालकता होती है। अगर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा, मतलब कि प्रतिरोध अगर बहुत ज्यादा हो गया तो रुकावट बहुत ज्यादा हो जाएगी, और अगर रुकावट बहुत ज्यादा हो जाएगी तो चालकता का मान अपने आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। चालकता का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गए? इसका मतलब ये कहा कि अगर प्रतिरोध बहुत ज्यादा होगा तो चालकता कम होगी। वैद्युत चालकता का मतलब कोई चीज चालक बन रहा है, और चालक तब होगा जब आवेशों का प्रवाह सुगमता से हो सकता है, और आवेशों का प्रवाह सुगमता से तब होगा जब प्रतिरोध कम होगा। भाई अगर हाईवे पे ब्रेकर बन जाएगा तो स्पीड कम हो जाएगी, ज्यादा रहेगी, कम हो जाएगी। अगर बहुत ज्यादा ब्रेकर एक साथ आ जाएंगे तो स्पीड क्या होती है, कम हो जाती है। इसका मतलब जैसे ही प्रतिरोध बहुत ज्यादा आएंगे तो आपके चालक का मतलब कि चलने की, बहने की, प्रवाह करने की जो प्रवृत्ति रहेगी वो कम हो जाएगी। इसका यही मतलब है कि वैद्युत चालकता क्या होता है। तो परिभाषा लिखेंगे, वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, वैद्युत प्रतिरोध के प्रतिरोध के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, व्युत्क्रम मतलब उसी का उल्टा, ठीक है। व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम को, वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, वैद्युत 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 चालकता बोलते हैं, या चालकता कहा जाता है, वैद्युत चालकता कहा जाता है, चालकता कहा जाता है। बात समझ गए? अगर आपको वैद्युत चालकता निकालनी है, अगर आपको वैद्युत चालकता निकालनी है, चालकता निकालनी है, तो आपको क्या करना होगा, ठीक है। चलिए ठीक है, वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं, बहुत अच्छी बात। वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कही जाती है, चालकता कही जाती है। तो देखिए जरा इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसे कैपिटल जी से, इसे कैपिटल जी से दिखाते हैं या प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल जी से प्रदर्शित प्रदर्शित करते हैं। और ये जान लो, अगर ये प्रतिरोध का उल्टा है, अगर ये प्रतिरोध का उल्टा है तो जी बराबर कितना हो जाएगा, 1/r हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/r हो जाएगा। जी बराबर कितना होगा बेटा, 1/r होगा। चालकता पूछ रहे हो, चालकता प्रतिरोध का उल्टा होता है, तो 1/, कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। बात अगर मात्रक की करेंगे, तो बताओ जरा, मात्रक आर का क्या होता है, ओम होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, ओम का इनवर्स, मतलब ओम का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। या ऐसे लिखो, ओम का इनवर्स, या कहीं कहीं ऐसे लिखा होता है बेटा, ओ एच एम का उल्टा MHO लिखा होता है, जिसे हम लोग मुंह पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, मुंह पढ़ते हैं, ठीक है। बताइए, वैद्युत चालकता के इतने सारे मात्रक हैं, चाहे ओम का उल्टा, चाहे OHM लिख के उल्टा,
ठीक है, चाहे फिर क्या कर दिया जाए, MHO कर दिया, जिसे हम लोग मो पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, मो पढ़ते हैं। या कहीं कहीं किताबों में आप देखेंगे तो एक और मात्रक की बात करता है जिसे हम लोग साइमन से दिखाते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, साइमन। साइमन को किसे दिखाएंगे, एस से दिखाया जाता है, साइमन को एस से दिखाते हैं। ये भी वैद्युत चालकता का एक मात्रक ही है, ये भी वैद्युत चालकता का एक मात्रक है, जिसमें हम लोग इसे क्या बोल रहे हैं, साइमन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, साइमन बोल रहे हैं। ये भी वैद्युत चालकता का एक मात्रक ही है। चलिए, अच्छा इसके विमा की बात करेंगे अगर, तो कितना आएगा। अगर मैं बोलूंगा जी की विमा बताइए, जी की विमा, अच्छा बताओ, जी की विमा बतानी होगी तो क्या करना होगा, एक बटे में आर की विमा करनी होगी ना। एक बटे क्या करना होगा बेटा, आर की विमा। अगर बताओ जरा, एक बटे में आर की विमा क्या थी, आर की क्या विमा थी, ml2t-3 a पावर -2, कितना हो जाएगा, ml2t-3 a पावर कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा यहां तक। सही है, यहाँ पे देखिए हो गया ना, ml2t-3 a पावर -2, ml2t-3 a पावर -2। तो कितना निकल के आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, m गया ऊपर तो m का पावर हो जाएगा -1, l का पावर हो जाएगा -2 और t का पावर -3 से बन जाएगा कितना, +3, a का पावर -2 से क्या बन जाएगा, +2 बन जाएगा। ये हो गया वैद्युत चालकता का क्या, विमा। बताओ सही है बात, यहां तक बताइए, बताइए यहां तक सही है, यहां तक सही है। एक बटे में आर की विमा लिखनी थी, मैंने आर की विमा निकाल ली थी, ठीक है। अच्छा, HSC आपका बोर्ड है, महाराष्ट्र से हैं आप, बिल्कुल बिल्कुल। आप बताया ना मैंने, अली अब्दुल, आप बस इस पे मैसेज करिएगा, मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। आपके जो भी डाउट्स होंगे, आपके जो भी डाउट्स होंगे उस पर मुझे आज मैसेज करिएगा आप, मैं आपके सारे सवालों का जवाब इसी नंबर से दूंगा, ठीक है। चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, ठीक है। सब क्लियर है यहाँ पे, किसी को वैद्युत प्रतिरोध में और वैद्युत चालकता में तो कोई दिक्कत नहीं है। वैद्युत प्रतिरोध, धारा के मार्ग में आने वाले रुकावट को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं, इसे आर से दिखाते हैं, मात्रक होता है ओम, होता है। विमा निकालने की, विमा निकल जाएगी, ठीक है, विमा निकल जाएगी। वैद्युत चालकता क्या है, अगर प्रतिरोध निकाल लिया तो प्रतिरोध के व्युत्क्रम को बोलते हैं वैद्युत चालकता। तो वैद्युत चालकता होती है वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं, इसे कैपिटल जी से दिखाते हैं, इसे कैपिटल जी से दिखाते हैं। और जी बराबर होता है 1/r, 1/r, इसका मात्रक होता है ओम का उल्टा यानी ओम इनवर्स। चाहे फिर MHO लिख दो, चाहे साइमन लिखो, साइमन को एस से दिखाते हैं। हो गया बात, यहां तक क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है ओम का नियम, अब आता है बेटा ओम का नियम। फटाफट बताइए ओम का नियम। ओम का नियम आपने क्लास 10th में ही पढ़ा हुआ है, आपने क्लास 10th में ही ओम का नियम पढ़ा हुआ है, ठीक है। ओम का नियम आपने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है। अनूप कुमार कह रहे हैं एक बार फिर से, अनूप कुमार कह रहे हैं एक बार फिर से, देखो भाई, आर बराबर कितना होता है, वी बटे आई होता है, वी बटे कितना होता है, आई होता है। धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट, अगर मान लीजिए धारा के मार्ग में कोई रुकावट आ रहा है, रेजिस्टेंस का सिंबल यही होता है ना, यही होता है, रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध का सिंबल यही होता है। तो देखो अगर कोई करंट जा रही है, जा रही है, जा रही है, ये रुकावट है ना, रुकावट है। अगर ये रुकावट बहुत ज्यादा होगी तो धारा का मान अपने आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। रुकावट ज्यादा होगी, अगर रुकावट कम होगी धारा का मान ज्यादा हो जाएगा। मतलब हमने ये कहा कि रेजिस्टेंस वो काम करता है जो धारा के मार्ग में रुकावट करती है, ठीक है। तो वही बात है, धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। या आर बराबर एक और फॉर्मूला होता है वी बटे आई, यानी कि विभवांतर और धारा के अनुपात को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। विभवांतर और धारा के अनुपात को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। और प्रतिरोध का उल्टा अगर होगा तो वैद्युत चालकता होगी, अगर प्रतिरोध ज्यादा होगा तो चालकता कम होगी, प्रतिरोध कम होगा तो चालकता ज्यादा होगी। देखिए ओम का नियम क्या कहता है, ओम का नियम कहता है कि मान लीजिए आपके पास कोई एक चालक तार है, मान लीजिए आपके पास कोई चालक तार है, इस चालक तार में कोई करंट कैपिटल आई जा रही है, कोई कैपिटल आई नाम की करंट इसमें जा रही है। और कैपिटल आई करंट गई कैसे, जब तक तुमने इसको और इसको कहीं से जोड़ा नहीं होगा बैटरी से, तब तक इसमें करंट कैपिटल आई तो गई नहीं होगी, गई नहीं होगी। तो ए और बी के बीच में जो विभवांतर दिया गया बेटा, जो विभवांतर दिया गया, विभवांतर मतलब विभव, जो पोटेंशियल दिया गया, जो सप्लाई दी गई, कितने की दी गई है, वी की दी गई है, दी गई है। हमने कहा कि हमारे पास एक चालक तार है, जिस चालक तार की लंबाई मान लेते हैं कि लंबाई कितनी बेटा, एल है, कितनी लंबाई है, एल लंबाई है। एल लंबाई के चालक तार में कैपिटल आई नाम की धारा प्रवाहित हो रही है। कैसे प्रवाहित हुई, उसके दोनों सिरों के बीच में विभवांतर वी लगाया गया है, ठीक है, उसके दोनों सिरों के बीच में विभवांतर वी लगा दिया गया है। ठीक है, सही है। चलिए देखिए, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। शिल्पी सोनी, हाँ शिल्पी सोनी, क्लास डेली होती है, क्लास डेली होती है। क्लास 12:30 बजे की टाइमिंग मैथ्स की है, 12:30 बजे की टाइमिंग मैथ्स की है, 3 बजे की टाइमिंग डेली फिजिक्स की होती है, और शाम 5 बजे डेली टाइमिंग आपकी केमिस्ट्री की होती है।
ठीक, केमिस्ट्री की होती है और जल्द ही आपको बाकी और भी क्लासेस हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको दिखेंगे। देखिए, मैंने कहा एक चालक तार है, इस चालक तार की लंबाई कितनी है, L है, धारा कितनी जा रही है, I जा रही है, विभवांतर कितना V है। चालक तार को पकड़ के बैटरी से जोड़ा गया, इसके अंदर कितनी धारा जा रही है, I जा रही है, कितना वोल्टेज दिया मैंने, V वोल्टेज दिया, यही मैं कह रहा हूं आपसे। और चालक तार की लंबाई कितनी है, L है। ओम ने कहा, सर ओम ने कहा कि अगर आप किसी भी चालक तार में, किसी भी चालक तार की भौतिक अवस्था में, भौतिक अवस्था का मतलब उसकी ताप में, दाब में, लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, अगर आप किसी भी चालक तार के भौतिक अवस्था, ताप, दाब, लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, तो चालक तार के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा, तो चालक तार के अंदर प्रवाहित होने वाली जो धारा होती है वो उसके सिरों के बीच के विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, चलिए लिखते हैं इस चीज को। देखिए, देखिए मैं कैसे लिख रहा हूं, आप समझिएगा, मैं कैसे लिख रहा हूं आप समझिए। देखिए, यदि किसी चालक तार की, यदि किसी, और ये आपको रटा होना चाहिए, रटा होना चाहिए, ठीक है। चालक तार के, चालक तार के भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था, यदि किसी चालक तार के भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था अर्थात, भौतिक अवस्था अर्थात, अर्थात ताप, दाब, लंबाई, अर्थात ताप, दाब, लंबाई, ताप, दाब, लंबाई इत्यादि में, ताप, दाब, लंबाई इत्यादि में, इत्यादि में कोई परिवर्तन न किया जाए, इत्यादि में कोई परिवर्तन, कोई परिवर्तन न किया जाए, न किया जाए, न किया जाए, तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा, उसमें प्रवाहित, प्रवाहित होने वाली धारा, प्रवाहित होने वाली धारा, धारा कैपिटल आई, धारा कैपिटल आई उसके सिरों के बीच के, उसके दोनों, उसके दोनों सिरों के, सिरों के बीच के, सिरों के बीच के विभवांतर के, दोनों सिरों के बीच के विभवांतर के, विभवांतर V के अनुक्रमानुपाती होती है, V के अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती होती है। हमने क्या कहा, हमने कहा कि अगर आप किसी चालक तार के भौतिक अवस्था, किसी चालक तार की भौतिक अवस्था, ठीक है, ठीक है, देखिए किसी चालक तार की भौतिक अवस्था अर्थात ताप, दाब, लंबाई इत्यादि में कोई परिवर्तन न किया जाए तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा I उसके दोनों सिरों के बीच के विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है, अनुक्रमानुपाती होती। इसका मतलब यह है कि जो वोल्टेज होता है, कहते हैं ना कि वोल्टेज जितना बढ़ाओगे, देखो गोलू ने पूछा है कि इसका यूज कहां करते, जितने भी लीनियर डिवाइसेस होती हैं, लीनियर डिवाइसेस जिसमें कि धारा का मान वोल्टेज बढ़ाने के साथ साथ बढ़ता है, वहां उन सभी डिवाइसेस में ओम का नियम लगता है। लेकिन ऐसे डिवाइसेस जो कि नॉन लीनियर रीजन में काम करती हैं, आगे पढ़ना है आपको अभी, नॉन लीनियर रीजन में काम करती है, नॉन रेजिस्टेंस काम करती हैं, नेगेटिव रेजिस्टेंस वाले पे काम करती हैं, उनमें हम लोग ओम का नियम नहीं लगा पाते हैं, वहां खराब होता है। कई ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिसमें नेगेटिव रेजिस्टेंस काम करता है, नेगेटिव रेजिस्टेंस काम करता है और वहां पे ओम का नियम फॉलो नहीं होता है। तो ऐसे डिवाइसेस जो लीनियर रीजन में काम करती हैं वहां पे ओम का नियम फॉलो होता है। ठीक है, देखिए V है, V क्या होगा बेटा, I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। मतलब ये कह रहा है कि V जितना बढ़ाओगे धारा का मान भी उतना बढ़ेगा। यानी ये देखा गया कि चालक तार की भौतिक अवस्था, ताप, दाब, लंबाई में कोई परिवर्तन न किया जाए तो जितना वोल्टेज बढ़ाओगे उतना धारा का मान बढ़ेगा, जितना वोल्टेज बढ़ाओगे उतना धारा का मान बढ़ेगा। ये देखते हैं स्टेबलाइजर में, स्टेबलाइजर में ये धारा का मान कम आ रहा है, वोल्टेज कम आ रहा है, तुरंत जाके कान ऐड देते हो, धारा का मान बढ़ जाता है। तो वोल्टेज जितना बढ़ाओगे धारा का मान उतना बढ़ेगा, धारा का मान क्या होगा, उतना बढ़ेगा। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके बेटा, I के। तो यहां से क्या मिल जाएगा, तो अब बताओ प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं, प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं, अनुक्रमानुपाती हटाएंगे तो अनुक्रमानुपाती हटाने पे एक कांस्टेंट मिलता है, कौन बेटा मिलता है, R मिलता है। यही ओम का नियम है, दिस इज V बराबर IR, यही ओम का नियम है। V बराबर कितना, IR, V बराबर IR, यही हमारा नियम है। V बढ़ेगा तो धारा का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, चलिए V बढ़ेगा तो धारा का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। चलिए बिल्कुल, लव वर्मा पूछिए, बिल्कुल क्या क्वेश्चन है आपका, जरूर पूछ सकते हैं। चलिए देखिए, ठीक है, यहां तक सही है। चलिए शाहबाज खान भी आ चुके हैं, हाय। जो भी नए बच्चे हैं, जो भी नए बच्चे हैं उनके लिए चैनल लगातार वीडियोस प्रोवाइड कर रहा है, लाइव क्लासेस लगातार आ रही हैं। जो भी नए बच्चे हैं वो लगातार चैनल से जुड़े रहें ताकि आने वाले नोटिफिकेशंस आपको लगातार मिलते रहें और क्लासेस आपकी मिस नहीं होनी चाहिए, क्लासेस आपकी छूटनी नहीं चाहिए। चलिए
चलिए, हाँ, क्या पूछा शिल्पी सोनी ने सर, अगर वायर गर्म कर दें, जो गर्म हो और वी और आई कौन, नहीं नहीं, मैंने कहा ना कि अगर ये गर्म हो जाएगा, अगर गर्म हो जाएगा तो धारा का मान फिर गड़बड़ होगा, फिर फ्लक्चुएशन आएगा, ग्राफ नीचे ऊपर होने लगेगा। यहां होता है ना, बोला ना पहले कि ताप दाब और लंबाई में परिवर्तन न किया जाए, ताप दाब और लंबाई में परिवर्तन न किया जाए। एक्स्ट्रा हीट मिल जाएगी ना, अगर आप ताप दे दोगे तो एक्स्ट्रा हीट मिल जाएगा, एक्स्ट्रा हीट मिल जाएगा तो आवेश प्रवाह बढ़ जाएगा, धारा का मान बढ़ने लगेगा, बढ़ने लगेगा। यानी कि जो ग्राफ होता है, जो ग्राफ होता है वी में और किसमें बेटा, आई में, वी में और आई में जो ग्राफ होता है ओम के नियमानुसार, ओम के नियमानुसार जो ग्राफ होता है वो एकदम सीधा होता है, वो एकदम सीधा होता है, ऐसे एकदम सीधा होता है, स्ट्रेट होता है। ये कहता है जितना वी जाएगा उतना आई जाएगा, लेकिन आप ताप बढ़ा दोगे, दाब बढ़ा दोगे, लंबाई बढ़ा दोगे तो सब बदल जाएगा। ये ग्राफ फिर लाइन वाला ग्राफ नहीं रहेगा, सब बदल जाएगा, उल्टा पुल्टा हो जाएगा। ठीक है, उल्टा पुल्टा हो जाएगा, उल्टा पुल्टा हो जाएगा। चलिए, रविंद्र कुमार पूछ रहे हैं मैथ में कौन सा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 5 हम लोग अवकलन पढ़ रहे हैं, अवकलन पढ़ रहे हैं रविंद्र। बाकी सारी चीजों के भी वन शॉट आने बाकी हैं, वन शॉट आते रहेंगे, वन शॉट लगातार आएंगे, उसकी चिंता बिल्कुल मत करिए, वन शॉट लगातार आता रहेगा। चलिए, हाँ ठीक है, चला जाए आगे। हाँ बताइए शिल्पी सोनी, कुछ क्वेश्चन है आपका, शिल्पी सोनी का क्वेश्चन है कोई? अरे बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अगर वायर को आप किसी मीडियम में रख रहे हो, मीडियम में रख रहे हो तो देखो, मीडियम में रखोगे तो पहले उस चालक पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, चालक पर उस माध्यम का क्या प्रभाव पड़ेगा, उस परावैद्युतांक का है या प्रभाव किसका पड़ रहा है, किसका प्रभाव पड़ रहा है, ये ज्यादा मैटर करता है कि क्या उस माध्यम का चालक पे कोई प्रभाव पड़ रहा है। अगर उस माध्यम का चालक पे प्रभाव पड़ रहा होगा, माध्यम में अगर होगा तो माध्यम में कोई ताप होगा, दाब होगा, उसका प्रभाव चालक तार पर पड़ेगा ही पड़ेगा, पड़ेगा ही पड़ेगा। इसलिए हम बोलेंगे कि हाँ, कोई ना कोई इफेक्ट तो आएगा ही आएगा। ठीक है, नहीं गोलू, मैं बस फिजिक्स और मैथ्स पढ़ाता हूँ। ठीक, मैं बस फिजिक्स और मैथ्स ही पढ़ाता हूँ, फिजिक्स और मैथ्स ही पढ़ाता हूँ, तो बाकी सारे सब्जेक्ट आपको दूसरे टीचर्स पढ़ाते हैं, बाकी सारे सब्जेक्ट आपको दूसरे टीचर्स पढ़ाएंगे। चलिए, निर्वात में कोई इफेक्ट नहीं होगा भाई, निर्वात में यही रहेगा, निर्वात में यही रहेगा जो पहले से है, निर्वात में यही है। देखिए शिल्पी सोनी बोल रही है, हाँ शिल्पी सोनी बोल रही है समझ नहीं है। देखिए सुनिए बात, मैंने कहा कि अगर आप चालक तार को, अगर आप चालक तार को उठा के किसी माध्यम में रखोगे, किसी माध्यम में रखोगे, तो उस माध्यम के ताप या दाब का, ताप या दाब का अगर चालक पर कोई प्रभाव पड़ेगा, अगर चालक पर कोई प्रभाव पड़ेगा, तब तो इसमें वी और आई का मान ऐसे नहीं रहेगा, इस तरीके से नहीं रहेगा। अगर ताप और दाब का कोई प्रभाव चालक पर नहीं पड़ रहा है, आप किसी माध्यम में रखिए या उसके भौतिक अवस्था को परिवर्तन करने का प्रयास करिए। आपने कहा ना कि क्या सर क्या होगा, देखिए अगर आप उसको किसी माध्यम में रखते हो और उसकी भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन हो जाता है, तब तो वी और आई अनुक्रमानुपाती नहीं होंगे, और अगर नहीं परिवर्तन होता है तो ओम का नियम ये हमेशा के लिए सही है, तब ओम का नियम ये हमेशा के लिए सही है। ठीक है, चलिए, ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, समझ में आ गई बात, समझ में आ गई। चलिए, कोई दिक्कत आप लोगों को तो पूछ लीजिए, आप कोई दिक्कत अगर आप लोगों को हो तो आप लोग पूछ लीजिए, वरना फिर मैं आगे चलूं, मैं आगे चलूं, आगे कंटिन्यू करना है, आगे कंटिन्यू करना है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए ठीक है, देखिए आगे हमने कहा, अब क्या लिखा गया है, अब क्या लिखा गया है, ये कह रहा है, देखो ये वाला परिभाषा, ये वाला डेरिवेशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये वाला डेरिवेशन एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको अलग से लगाया भी है, इसलिए मैंने इसको अलग से लेके आया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा। अपवाह तथा अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति, मतलब ओम का नियम निकालना है, ओम का नियम निकालना है, लेकिन किसके नियम से, अपवाह या अनुगमन वेग के आधार पर। तो अपवाह वेग का कुछ कॉन्सेप्ट लेके चलना पड़ेगा और ओम के नियम का कुछ कॉन्सेप्ट लेके चलना पड़ेगा। तो हमको ओम का नियम चाहिए, मतलब कि v बराबर आई आर, या एक नियम हो सकता है आर बराबर कितना बेटा, v बटे आई, हो सकता है, ऐसे हो सकता है। तो कोई भी एक नियम आपको चाहिए, v बाई आई का अनुपात, v और i का अनुपात नियत हो, v और i का अनुपात क्या हो, एक नियतांक r के बराबर हो, तब भी ओम का नियम सही है, ओम का नियम तब भी सही है। चलिए देखिए होगा क्या, मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि अपवाह वेग या अनुगमन वेग का कॉन्सेप्ट क्या है। अपवाह वेग क्या होता है, अपवाह वेग कहता है, वीडी जो होता है वो कहता है कि वैद्युत क्षेत्र लगेगा, वैद्युत क्षेत्र लगेगा तो इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करते हैं गति, तो हमको वही गति चाहिए, वीडी का कॉन्सेप्ट का यूज करना है और ओम के नियम को प्रूव करके दिखाना है, और ओम के नियम को प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, चलिए, तब ओम का नियम निकालेंगे कैसे, आप ओम का नियम निकालेंगे कैसे, देखिए जो जो चीजें आपको पता है उन्हीं सब चीजों का इस्तेमाल करेंगे हम, जो जो चीजें आपको पता है मैं उन्हीं सब चीजों का इस्तेमाल करूंगा और प्रूव करके दिखाऊंगा। देखिए
हम ये जानते हैं, लिखिए हम जानते हैं, पहली बात हमको जो पता है, हमको हमको पता है कि I बराबर क्या है बेटा, धारा के बीच में और VD के बीच में क्या संबंध था, I बराबर NEAVD। बताओ ये सही कि नहीं है, बताओ सबसे सही बात। पहला संबंध तो आज का यही था कि I बराबर कितना था बेटा, NEAVD, यही हमारा संबंध था, I बराबर NEAVD, ठीक था ये। चलो मान लो समीकरण नंबर 1 हो गया। अब मेरी बात सुनो, अगर चालक तार की लंबाई L हो, लिखो यदि, यदि चालक तार की लंबाई L हो, यदि चालक तार की लंबाई, चालक तार की लंबाई कितनी हो बेटा, L हो, चालक तार की लंबाई L हो, तथा विभवांतर V हो, तथा विभवांतर, कितना हो गया बेटा, V हो गया, तथा विभवांतर V हो। अच्छा विभवांतर V हो तो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, तो वैद्युत क्षेत्र की, क्षेत्र की तीव्रता का क्या सूत्र होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर कितना होता है बेटा, बताओ, V बटे डी होता है। कौन कौन जानता था, बताइए कौन कौन जानता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E बराबर V बटे डी, और डी है दूरी, डी है दोनों सिरों के बीच की दूरी। बताइए बात याद है आपको, ठीक है, ये याद है आपको, बताइए E बराबर कितना होता है, V बटे डी, लेकिन लंबाई कितनी मानी तुमने, L मानी है, तो D क्यों लिख रहे हो, अगर लंबाई तुमने L मानी है तो D क्यों लिख रहे हो, तो लंबाई कितनी लिखोगे बेटा, L लिखोगे। बताओ ये समीकरण नंबर कितना हो गया, 2 हो गया, यहां से E बराबर कितना मिल गया तुमको, V बटे कितना मिल गया, L मिल गया, E बराबर हो गया आपका V बटे L, V बटे कितना हो गया, L हो गया। यहां तक एकदम क्लियर है, सबको सही यहां तक। अब देखिए मैं कह रहा हूं, आपके पास इलेक्ट्रॉन है, कौन है बेटा, चालक तार, ये हो गया, ये हो गया आपका चालक तार, हो गया। चालक तार के अंदर बेटा इलेक्ट्रॉन है, चालक तार के अंदर कौन है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉनों के ऊपर बल लगा कौन रहा था, वैद्युत क्षेत्र, कौन लगा रहा था, वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र इधर है, इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र इधर है, इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनों के ऊपर लिखिए, वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन पर, लगने वाला बल, लगने वाला, बल अगर निकालना हो, लगने वाला अगर बल निकालना हो, देखिए बल कैसे निकलेगा, हम जानते थे कि E बराबर कितना होता है, F बटे क्यू होता है, तो बल F बराबर कितना हो जाएगा, Q इंटू E हो जाएगा। और आवेश का काम कर कौन रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन कर रहा है, तो F बराबर क्या फॉर्मूला होगा, E इंटू E। बताइए सही है कि नहीं है, बताइए सही है कि नहीं है। E बराबर कितना होता है, F बटे क्यू होता है, E बराबर कितना होता है, F बटे क्यू, और यहां से F निकालना होगा तो Q इंटू E करना होगा। और Q का काम कौन कर रहा है, आवेश का काम कर कौन रहा है, इलेक्ट्रॉन कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की जगह रख देंगे कितना, F बराबर E इंटू ई। बताइए सही है कि नहीं है, मैं कमेंट पढ़ लेता हूं आप लोगों के, बताइए कितना हो जाएगा बेटा, E इंटू ई हो जाएगा, तो बताइए बल कितना आ गया, बल F बराबर आ गया, E इंटू कितना आ गया, E आ गया, यहां से इसको हटा दें, समीकरण नंबर कितना कर दें बेटा, इसको 3 कर दें। कितना समीकरण हो गया, 3 समीकरण हो गया, F बराबर आ गया, F बराबर, आपके सामने निकल के आ गया है। बताइए कोई दिक्कत आप लोगों को समझ में आ रही है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई भी दिक्कत आएगी आप लोग तुरंत वहीं कमेंट करके बताइएगा, मैं सबके कमेंट देख रहा हूं, मैं सबके कमेंट में पढ़ रहा हूं लगातार। देखिए 2 वाले समीकरण में E का मान V बटे L है, E का मान V बटे L है, यहां से उठा के अगर यहां रख देंगे तो लिखिए समीकरण 3 में, समीकरण 3 में, समीकरण 2 का मान रखने पर, समीकरण 2 का मान रखने पर, अगर हम ये मान उठा के रख देंगे बेटा तो क्या मिल जाएगा, बताओ। अगर ये वाला मान उठा के रखते हैं E बराबर V बटे L, तो क्या बन जाएगा ये, तो F बराबर क्या बन जाएगा, F बराबर बन जाएगा E तो पहले से ही है, और इस कैपिटल E का मान हो जाएगा V बटे L, कितना हो जाएगा बेटा, V बटे L हो गया। बताओ सही है कि नहीं है। F बराबर कितना हो गया, E हो गया, और तब कितना हो गया, V बटे कितना हो गया, L हो गया। F बराबर आ गया E V बटे L, ये आपका चौथा समीकरण हो गया, चौथा वाला समीकरण हो गया। किसी को कोई दिक्कत है, किसी को कोई दिक्कत है, नहीं, बाकी सबको समझ में, एक एक स्टेप समझते चलिए, एक एक स्टेप समझ के चलेंगे तो आपको पूरा का पूरा डेरिवेशन क्लियर रहेगा, आप भूलेंगे नहीं, पूरा का पूरा डेरिवेशन क्लियर रहेगा, आप भूलेंगे नहीं। अच्छा बताइए, अब देखिए, अब हम जानते हैं कि F बराबर कितना होता है बेटा, ma होता है, ma न्यूटन के नियम से होता है, नियम न्यूटन का नियम यही है। तो A बराबर कितना हो जाएगा, A बराबर कितना हो जाएगा, F बटे कितना हो जाएगा, M हो जाएगा, F बटे कितना हो जाएगा, M हो जाएगा। और F का मान आप यहाँ निकाले हैं चौथे से, तो समीकरण 4 से अगर हम बात करें तो समीकरण 4 से क्या हो जाएगा, तो समीकरण 4 से, अगर देखें, 4 से देखें तो 4 का मान उठाकर रखिए ना यहाँ पे F की जगह पे, तो A बराबर क्या बन जाएगा, A बराबर F का मान आपके पास है, कितना है, EV बटे L है, तो क्या बन जाएगा, EV बटे L हो जाएगा, और M पहले से ही है। तो बताओ तुमको त्वरण का मान मिल गया ना, ये क्या बेटा, त्वरण है, क्या ये त्वरण है, ये क्या है, त्वरण है। अगर इतने त्वरण से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन अगर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन अगर मूव करेंगे, इधर चलेंगे, तो उनके पास कोई वेग होगा, और वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर क्या होता है, सॉरी, त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर होता है वेग बटे समय, वेग बराबर क्या होता है, समय,
सही है, त्वरण बराबर कितना हो जाएगा, वेग बटे समय हो जाएगा। तो आप यहां से त्वरण का मान निकाल सकते हो, ईवी बटे कितना बेटा, एलएम। ईवी बटे कितना आ गया, एलएम आ गया। बताओ किसको किसको बात समझ में आई है, बताओ। एक्सीलरेशन निकालना सबको समझ में आया है, एक्सीलरेशन मैंने कैसे निकालना है बताइए, सही है। हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन तो है, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन तो है भाई, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन तो है। ए बराबर आ गया ईवी बटे एलएम, ईवी बटे कितना आ गया, एलएम आ गया, ईवी बटे कितना आ गया, एलएम आ गया। अब मैं क्या कह रहा हूं देखिए, अब मैं क्या कह रहा हूं, अब देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन थे, मान लीजिए यहां पे है, पहला वाला इलेक्ट्रॉन ये रहा, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठवां, ऐसे करते 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 एन इलेक्ट्रॉन है, कितने बेटा, एन इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है, एन है। इलेक्ट्रॉनों के पास उष्मीय वेग भी होता है, और कौन सा एक वेग होता है, इलेक्ट्रॉनों के पास अपना उष्मीय वेग भी होगा, और एक विद्युत क्षेत्र लगाने के बाद अनुगमन या अपवाह वेग भी होगा होगा तो मान लो इनका उष्मीय, पहले वाले का ये हो गया उष्मीय वेग, हो गया उष्मीय वेग U1, उष्मीय वेग कौन हो गया, U1 हो गया। अब मैं कह रहा हूं U1 के साथ साथ जैसे ही मैं इसके ऊपर क्या लगाऊंगा बेटा, विद्युत क्षेत्र लगाऊंगा, विद्युत क्षेत्र, तो इसके इलेक्ट्रॉनों के पास इधर की दिशा में क्या आ जाएगा, एक एक और वेग आ जाएगा, एक और वेग आ जाएगा। कितने टाइम के लिए बेटा, कितने टाइम के लिए आएगा, तो मैं क्या कह रहा हूं, सुनना मेरी बात, अब ध्यान से मेरी बात को सुनना। कल मैंने आपको श्रांति काल के बारे में बताया था, कल मैंने आपको श्रांति काल के बारे में बताया था। श्रांति काल क्या होता है, दो क्रमागत टक्करों के बीच में लिया गया समय, दो क्रमागत टक्कर, जब इलेक्ट्रॉन किसी भी चालक पदार्थ के अंदर बैठे होते हैं और आप उनको ऊष्मा प्रदान करते हो, क्या देते हो, ऊष्मा देते हो, तो चालक पदार्थ को जब तुम ऊष्मा दोगे तो उसके अंदर के इलेक्ट्रॉनों को एनर्जी मिल जाती है, एनर्जी मिलती है, और एनर्जी पाके वो चलना शुरू करते हैं, चलना शुरू करते हैं। चलते हैं तो एक दूसरे से क्या होता है बेटा, कोलाइड करते हैं, लड़ते हैं, टकराते हैं। तो दो टक्करों के बीच की दूरी को क्या बोला जाता है, दो क्रमागत टक्करों के बीच की दूरी को हम बोलते हैं श्रांति काल, क्या बोलते हैं, श्रांति काल बोलते हैं। तो देखो जरा, एक वेलोसिटी कैसे आएगी, हमने कहा कि त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर होता है वेग, और वेग बटे कितना होता है, समय होता है समय। अगर त्वरण ए मिलता है, अगर वैद्युत क्षेत्र लगा दिए और इलेक्ट्रॉन को कितना त्वरण मिल गया, ए त्वरण मिल गया, कितना मिल गया, ए त्वरण मिल गया, तो वेग अगर निकालना हो, कितना वेग मिला, तो समय कितना आएगा, समय मान लीजिए टाउ है, क्या बेटा, श्रांति काल वाला समय कौन सा लिया मैंने, टाउ लिया, क्या लिया, टाउ लिया। तो वेग कितना निकल जाएगा, वेग कितना निकल जाएगा, वेग बराबर आ जाएगा, इधर जाके गुणा कर लेगा, कितना बन जाएगा, ए टाउ, कितना बन गया, ए टाउ बन गया। तो एक वेग तो पहले से ही था, उष्मीय वेग पहले से ही था, वैद्युत क्षेत्र लगाने पे एक और वेग मिल गया, कौन सा वेग मिल गया, ए टाउ मिल गया, कौन सा मिल गया, ए टाउ। ये सब टोटल मिलके कौन सा वेग बना लेगा बेटा, वीडी, मतलब अनुगमन वेग बना लेगा। बताओ सही है कि नहीं है, बताओ किसको किसको सही आया, बताइए सही है ये, बताइए 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 बताइए, सही है कि नहीं है, बताइए, कोई दिक्कत आई इसमें, कोई दिक्कत आई आपको इसमें, फिर से बता दूं एक बार, फिर से बता दूं एक बार, देखिए, इलेक्ट्रॉनों के पास एक पहले से ही वेग होता है, उष्मीय वेग, मान लिया U1 हमारा उष्मीय वेग है। हमने कहा कि जब वैद्युत क्षेत्र लगाओगे, वैद्युत क्षेत्र लगाओ तो इलेक्ट्रॉन चलना शुरू करेंगे, और जब चलेंगे तो टकराएंगे टकराएंगे। वैद्युत क्षेत्र लगाने से मिला क्या होगा, वेग मिला होगा, चलने में तो वेग मिलता है ना, चलने में तो वेग मिला होगा। कितना वेग मिला होगा निकालने के लिए, देखिए त्वरण बराबर होता है वेग बटे समय, और समय अगर टकराने वाला लिया जाए, मतलब श्रांति काल वाला लिया जाए, तो समय की जगह पे क्या लिखेंगे, टाउ लिखेंगे। तो कितना वेग मिलेगा, वेग बराबर मिल जाएगा ए टाउ। तो यहां बताओ, उष्मीय वेग पहले से था, वैद्युत क्षेत्र लगाने पे ए टाउ भी मिल गया, तो टोटल वेग कितना मिल गया, U1 प्लस ए टाउ मिल गया, मिल गया। ये केवल पहले इलेक्ट्रॉन की बात है, ये केवल पहले इलेक्ट्रॉन की बात है। चलिए चलिए ठीक है, ये केवल पहले इलेक्ट्रॉन की बात हुई बेटा, पहले इलेक्ट्रॉन की बात हुई है। अगर सिस्टम के अंदर पूरे एन इलेक्ट्रॉन है, एन इलेक्ट्रॉन है, तब क्या होगा देखिए, तब क्या होगा देखिए। अब लिखिए यहां से, यदि, लिखिए, अब लिखिए, यदि, यदि यदि पहले इलेक्ट्रॉन, यदि यदि चालक पदार्थ के भीतर, यदि चालक पदार्थ के भीतर, यदि चालक पदार्थ के भीतर, भीतर भीतर कुल एन इलेक्ट्रॉन हो, कुल कुल एन इलेक्ट्रॉन हो, एन इलेक्ट्रॉन हो, तो 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 लिखिएगा, लिखिएगा अपवाह वेग, अपवाह वेग, तो अपवाह वेग, अपवाह वेग बराबर कितना हो जाएगा, अपवाह वेग वीडी बराबर कितना हो जाएगा बेटा, बताओ कितना हो जाएगा। पहले इलेक्ट्रॉन का वेग होगा, पहले इलेक्ट्रॉन का वेग, और प्लस कितना होगा, प्लस दूसरे इलेक्ट्रॉन का वेग, दूसरे इलेक्ट्रॉन का वेग होगा, और प्लस ऐसे करते 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 कहां तक जाएगा बेटा, कहां तक जाएगा, एनवे इलेक्ट्रॉन का वेग होगा, एनवे इलेक्ट्रॉन का वेग होगा।
और जब भी निकालेंगे तो जब बहुत बड़ी संख्या होती है तो क्या निकालते हो बेटा, एवरेज निकालते हो, औसत निकालते हो, तो एन से क्या कर दोगे, भाग दे दोगे। अच्छा बताओ, सिंपल सी बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सिंपल सी बात आपसे अगर मैं पूछूं, मैं कहूं कि आप अगर कोई सर्वे करते हैं तो क्या आप सबके पैर में, अगर मान लीजिए आपको जूते बांटने हैं तो क्या आप जूता जाके सबके पैर में नापते हो, नहीं नापते हो, जूता सबके पैर में नापते तो नहीं हो, कहते हो 1000 लोग हैं, जाओ देखो ऑन एवरेज कितने नंबर का जूता इन लोगों को पड़ जाएगा। तो ऑन एवरेज कोई आता है सर्वे करके, जो जनगणना वाले होते हैं आते हैं सर्वे करके बताते हैं कि इस गांव में लगभग 6 नंबर का जूता सबके पैर में आ जाएगा। अब हो सकता है कि 6 नंबर का जूता गया है, वो सबसे नाटा आदमी जो रहा होगा उसका पैर छोटा रहा होगा, 4 नंबर का जूता अगर उसको आता रहा होगा तो 6 नंबर कहां से पहनेगा, नहीं पहनेगा। संख्या जब बहुत बड़ी होती है, तो क्या निकाला जाता है बेटा, एवरेज निकाला जाता है। क्या निकालते हैं, एवरेज। तो बताइए जरा कि पहले इलेक्ट्रॉन का वेग कितना आ जाएगा, U1 प्लस ए टाउ वन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताया था थोड़ी देर पहले बताया। U1 हमारा उष्मीय वेग है और ये मिला है विद्युत क्षेत्र से, मिला है। दूसरे वाले का कितना हो जाएगा बेटा, U2 प्लस कितना हो जाएगा, ए टाउ टू हो जाएगा। ऐसे करते 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 अगर एन वाले के पास चले जाएंगे तो U1 प्लस कितना हो जाएगा, ए टाउ एन हो जाएगा, और बटे में कितना हो जाएगा, बटे में कुल संख्या कितनी हो जाएगी, एन हो जाएगी। यहां से किसका मान आ गया, वीडी का मान आ गया। तो वीडी का मान कैसे निकल जाएगा, यहां से वीडी का मान निकल जाएगा U1 प्लस U2 प्लस UN एक साथ कर लो, U1 प्लस U2 प्लस करते करते इन सबको एक साथ रख लो। फिर मैंने कहा कि देखो यहाँ पे A है, यहाँ पे A है, सब में A है, तो सब में से A कॉमन करके टाउ 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 अलग कर देते हैं, टाउ वन टाउ टू, और कितना कितना बेटा लास्ट में कितना आ जाएगा, टाउ वन अलग कर लेते हैं, बटे में क्या कर देंगे, एन कर देंगे, बटे में क्या कर देंगे, एन कर देंगे। तो बताओ VD का मान क्या आ जाएगा, तो VD का मान क्या आ जाएगा, VD का मान आ जाएगा U1 प्लस U2, अब प्लस करते करते कहां तक, UN आ गया। अब प्लस कितना हो गया बेटा, A हो गया, और कितना आ गया, A करने के बाद टाउ वन टाउ टू, अब प्लस लास्ट में कितना आ जाएगा, टाउ एन आ जाएगा, टाउ एन आ जाएगा। बटे में कितना हो जाएगा, बटे में हो जाएगा एन, बटे में कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा। जब आप बांटोगे बांटोगे तो UN प्लस U2, अब प्लस करते करते कहां तक, UN तक, अपॉन में कितना बेटा, एन कर दो, अपॉन में एन कर दो, अब प्लस प्लस ए टाउ वन टाउ टू, और करते करते कहां तक, लास्ट में टाउ वन तक, और बटे में कितना कर दोगे, एन कर दोगे, कर दिया। अच्छा बताओ ये क्या बन गया, ये पूरा का पूरा क्या बन गया बेटा, उष्मीय वेग है। क्या ये उष्मीय है, तो U1 प्लस U2 प्लस U3 ये क्या था, उष्मीय वेग है, सबका उष्मीय वेग है। तो ये क्या बन जाएगा, U का एवरेज है, ये U का क्या है बेटा, एवरेज है, और प्लस ए क्या है, टाउ वन टाउ टू टाउ थ्री, सबके श्रांति काल का एवरेज है। क्या बेटा, सबके श्रांति काल का क्या हो गया भाई, एवरेज हो गया, सबके श्रांति काल का एवरेज हो गया। और इधर क्या आ गया, VD आ गया। अब बताइए, चूंकि हम जानते हैं कि उष्मीय, जो उष्मीय वाला होता है उसका टोटल टोटल मान कितना होता है, जीरो होता है, उसका टोटल इफेक्ट कितना होता है, जीरो होता है, क्योंकि जो उष्मीय होता है वो कोई प्रभाव डालता ही नहीं है। जो उष्मीय वेग होता है उसका कुल प्रभाव कितना होता है, जीरो होता है। तथा तथा जो टाउ एवरेज होता है वो टाउ को हम बस टाउ मानते हैं, टाउ एवरेज को सिंपली बस अगर टाउ लिख दें तो बताओ कितना आ जाएगा, तो VD का मान क्या आ जाएगा, तो लिखिए, तो तो VD बराबर कितना आएगा, देखिए जाए तो VD का मान क्या आएगा, तो VD का जो मान निकल के आएगा वो ये तो खत्म हो गया, और यहां बस आएगा ए टाउ, कितना आएगा, ए टाउ आ जाएगा। VD का मान कितना आ जाएगा बेटा, ए टाउ आ जाएगा, आ गया ए टाउ। अब क्या करना है, अब मान लीजिए कि ये आपका कौन सा समीकरण है, मैंने कितना समीकरण बनाया हुआ है, देखिए 4 यहां था, ये आपका 5वां समीकरण था, ये आपका 5वां था, और ये वाला आपका 6ठा समीकरण है, ठीक है, 6ठा समीकरण है। आप ये देखेंगे कि एक्सीलरेशन ए का मान आपको पहले से ही 5वें में निकाल के हमने दिया है, ईवी अपॉन कितना है, एलएम, ईवी अपॉन कितना है, एलएम है। तो समीकरण 5 से कितना हो जाएगा, तो समीकरण 5 से अगर हम बात करें तो VD का मान क्या आ जाएगा, VD का मान यहां रख दीजिए, तो कितना आ जाएगा, ईवी बटे कितना आ जाएगा, एलएम आ जाएगा, और यहां कितना हो जाएगा, टाउ हो जाएगा, आ जाएगा टाउ। ये आपका 7वां समीकरण हो गए 7 समीकरण आपने टोटल निकाल दिए हैं, 7 समीकरण निकल गए। अब देखिए जो आपका VD का मान आया है, उस VD के मान को उठा के समीकरण 1 में रख दिया जाएगा। तो यानी कि समीकरण 7 में जो VD का मान आया, समीकरण 7 में VD का मान आया, ये VD का मान उठा के समीकरण 1 में रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे, तो कितना निकलेगा, देखिए यहाँ करते हैं, जगह की थोड़ी कमी हो गई वहां पे, ठीक, थोड़ा बड़ा लिख दिया शायद मैंने, थोड़ा बड़ा लिख दिया। देखिए अब क्या करना बेटा, समीकरण 7 का मान समीकरण 1 में रखने पर अगर यहां रख दिया जाए तो क्या मिल जाएगा बताइए, आई बराबर कितना आ जाएगा, एन ई ए हो जाएगा, एन हो जाएगा, ई हो जाएगा, ए हो जाएगा, और वीडी का मान आपको यहां से दिख रहा है, वीडी का मान दिख रहा है, कितना है बेटा, ई है, वी है, बटे कितना है, एलएम है, और बगल में कौन हो गया, टाउ हो गया, टाउ हो गया। अगर मैं कहूं यहां से कि आई बटे वी का मान निकालिए, आई बटे वी यहां आ जाए, तो आप कहोगे सर वी चला गया, तो कौन बचा, एन बचा, ई इंटू ई का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया,
ए बच गया और अपॉन में कितना बच गया आपके पास, एल बच गया, एम बच गया और कौन बच गया, टाउ बच गया। ये बच गया ना, यही चीज आई। बताओ, टाउ आ गया, एम आ गया, एल आ गया। इसका उल्टा कर दिया, अगर मैं आपसे वी बाई आई पूछूं, इसका उल्टा पूछूं, तो आप बोलोगे सर इधर का भी उल्टा कर दीजिए। तो एल एम अपॉन कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा, ई स्क्वायर ए हो गया, और नीचे कितना आ जाएगा, टाउ आ जाएगा, आ जाएगा। मुझे अब एक बात बताइए यहां से, मुझे अब, ठीक है, अब देखो, अब यहां से एक बात मैं आपको समझाऊं, एक बात बस समझा दूं यहां से। बताइए, देखिए एल क्या है, लंबाई है, लंबाई हमेशा चालक तार की फिक्स थी, एक ही समान लंबाई थी, बदलेगी नहीं। एम उसका मास है, द्रव्यमान है, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी क्या हो गया, फिक्स हो गया। एन मतलब उसकी संख्या, संख्या भी उसकी क्या हो गई, फिक्स हो गई। इलेक्ट्रॉन का आवेश वो तो हमेशा फिक्स होता है। एरिया, एरिया जितना चालक रहेगा उसका एरिया हमेशा फिक्स होगा। और शांति काल, दो टकराव के बीच का समय, दो टकराव के बीच का समय हमेशा सेम रहेगा। तो बताइए, इधर की सारी ही चीजें एक फिक्स चीज ली गई हैं जो कभी बदलेंगी नहीं, जो कभी बदलेंगी नहीं। और न बदलने वाली चीज को क्या बोलते हैं बेटा, नियतांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न बदलने वाली चीज को नियतांक बोलते हैं। और अगर अगर v बटे आई का मान नियतांक हो गया, नियतांक क्या मान लिया जाए, आर मान लिया जाए, तो यहां से v बराबर क्या मिल जाएगा हमको, आई आर मिल जाएगा। बताइए, v बराबर क्या मिल जाएगा, आई आर मिल जाएगा। और यही क्या है, यही हमारा क्या निकल के आ जाएगा, यही हमारा ओम का नियम निकल के आ जाएगा। यही हमारे क्या है, ओम का नियम है। अब बताइए, कौन कौन चाहता है कि इस नियम का एक बार क्विक रिवीजन मैं आपको दे दूं? कौन कौन चाहता है कि इसका एक क्विक रिवीजन आप दे दें? शुभम गुप्ता, हाँ पूछिए भाई, मैं लगातार करने पे ध्यान दे रहा था। बताइए, मैं लगातार सवाल करने पे ध्यान दे रहा था, तो क्वेश्चन पूछिए, क्वेश्चन पूछिए, आप क्या पूछ रहे हैं बताइए। बताइए शुभम, क्या क्वेश्चन है आपका? मैं लगातार अभी करने पे ध्यान दे रहा था, क्योंकि बकवास बहुत चलती रहती है इसमें। बताइए, कोई क्वेश्चन आपका दिख नहीं रहा अभी तक? बताइए, कौन सा क्वेश्चन है आपका? कौन सा क्वेश्चन है आपका, बोलिए, क्वेश्चन लिखिए। मैं इसको रिवीजन कराता हूँ एक बार, मैं इसको एक बार रिवाइज करा रहा हूँ। देखिए, देखिए, अपवाह वेग अब बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, छोड़ना मत, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। इसके बाद नहीं करा रहा हूं, इसके बाद जो बचा होगा मैं कल करा दूंगा, लेकिन पहले यहां तक पढ़ो, पहले यहां तक पढ़ो, यहां तक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, हम जानते हैं, हम जानते हैं कि आई बराबर क्या हमको प्रूव हुआ था बेटा, एन ई ए वी डी, ये प्रूव हुआ था। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर निकालनी होगी तो ई बराबर फॉर्मूला होता है वी बटे कितना, डी। वी बटे कितना होता है, डी होता है। लेकिन डी नहीं है, लंबाई कितनी है, एल है, तो लिखेंगे ई बराबर कितना, वी बटे एल लिखेंगे। अब बोला कि बताओ जरा, अगर फोर्स का फॉर्मूला निकालना है, बल कितना लगेगा, बल लगता है क्यू ई, बल ये लगता है। लेकिन क्यू का काम कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन कर रहा है, तो यहाँ क्यू के प्लेस पे क्या लिखेंगे, ई लिखेंगे। हमने कहा यहाँ से ई का मान उठा के यहाँ रख दो, तुमने यहाँ से ई का मान उठा के यहाँ रख दिया। ई बराबर हो गया कितना, एफ बराबर हो गया ई बटे एल हो गया, एफ बराबर ई बटे एल हो गया। अब देखो, एफ बराबर कितना होता है, एम ए होता है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, एफ बटे एम हो जाएगा। अब समीकरण 4 से अगर देखें हम, समीकरण 4 से यहाँ जो मान निकाला हमने एफ का, यहाँ जो मान निकाला एफ का, ये वाला मान उठा के यहाँ पे रख दिया, यहाँ रख दिया। अब देखिए, यदि चालक पदार्थ के भीतर कुल n इलेक्ट्रॉन बैठे हैं, n इलेक्ट्रॉन बैठे हैं, तो करना क्या होगा, टोटल लोगों का एवरेज निकालना पड़ेगा। अगर आपको अपवाह निकालना है तो कुल का एवरेज निकालना पड़ेगा। तो पहले इलेक्ट्रॉन का कितना वेग आएगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन का कितना वेग आएगा, तीसरे का कितना आएगा, और nवे का कितना वेग आएगा, और बटे में क्या करोगे, n करोगे, तब जाके उसका क्या निकलेगा, एवरेज निकलेगा, एवरेज निकलेगा। तो बताइए, पहले इलेक्ट्रॉन का वेग क्या था, पहले इलेक्ट्रॉन का उष्मीय वेग क्या है बेटा, u1 है। एक्सिलरेशन लगने पे ए आ गया और टाउ समय लग रहा है, इतना वेग आएगा और इतना वेग आएगा, दोनों वेग हैं। इन दोनों वेग को जोड़ेंगे तब जाके पहले इलेक्ट्रॉन का कुल वेग निकलेगा, कुल वेग निकलेगा। तो पहले इलेक्ट्रॉन का कुल वेग क्या हो गया, ये हो गया, देखो ये हो गया। दूसरे इलेक्ट्रॉन का कुल वेग ये हो गया, तीसरे का ये हो गया। हमने सारे यू 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 को एक तरफ कर लिया, सारे ए में से ए कॉमन करके टाउ 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 को अलग कर दिया। सबके नीचे मैंने एन को बांट दिया, देखिए एन है, एन को यहां बांट दिया और एन को यहां बांट दिया। ये देख रहे हैं कि ये क्या निकाला गया बेटा, औसत निकाला गया है। देखिए, जोड़ के बटे से संख्या से भाग दोगे तो एवरेज निकलता है ना, तो ये यू का एवरेज है, और ये किसका एवरेज है, टाउ का एवरेज है। टाउ एवरेज को सिंपली क्या लिखा जाता है बेटा, टाउ लिखते हैं। और हम जानते हैं कि उष्मीय वेग का कुल इफेक्ट कितना होता है, जीरो होता है, कोई मतलब नहीं होता है। तो उष्मीय वाले को क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। ये खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो वीडी क्या बचेगा, खाली ए टाउ, ए टाउ, तो वीडी बराबर ए टाउ। अब समीकरण 5 में देखिए, यहाँ पे हमने ए का मान निकाला था, वही ए का मान मैंने लाके यहाँ पे रख दिया है, तो वीडी का मान निकल गया। वीडी का जो मान निकला हुआ है, वीडी का मान जो निकला है, समीकरण नंबर 1 में यहाँ पे ले जाकर रख दिए। समीकरण 1 में जब रखे तो यहाँ देखिए, यहाँ रखा यहाँ पे मैंने इस वाले v को नीचे बुला लिया, नीचे बुला लिया, क्या बचा, एन ई इंटू ई, ई का स्क्वायर हो गया, ए हो गया, एल एम हो गया, टाउ हो गया। इसका उल्टा कर दिया जाएगा, इसका उल्टा किया है तो इसका उल्टा भी करना पड़ेगा, तो मैंने इसका उल्टा भी कर दिया। फिर मैंने आपको बताया कि इधर के साइड में सब कुछ फिक्स है, सब कुछ क्या है बेटा, फिक्स है। फिक्स होने का मतलब नियतांक होता है, क्या होता है, नियतांक होता है। सब कुछ नियतांक हो जाएगा तो नियतांक का मान क्या मान लेंगे, आर मान लेंगे, आर मान लेंगे, रेजिस्टेंस प्रतिरोध मान लेंगे। तो v बराबर क्या मिल जाएगा हमको, यहाँ से आई आर मिल जाएगा। और यही हमारे क्या बेटा संबंध है, v बराबर आई आर, मतलब ओम का नियम है। यही क्या बेटा